Yes, sir. Good morning. Good morning. Okay, sir. First of all, this is in-depth full course batch. CA, CMA, CS final, indirect tax. I hope नाम तो पता होगा. I do teach indirect tax. यशवंत मंगल. And sir, since you are into finals, तो एक presumption मैंने लिया हुआ है कि यार आपने इंटरमीडिएट लेवल पर एक बार जीएसटी पढ़ा हुआ है, आर्टिकलशिप में कुछ देखा होगा आपने. सो एक प्रेजम्पशन लिया हुआ है कि आपको थोड़ा बहुत तो कुछ भी याद नहीं है. ओके सर, इतना अच्छा लग रहा है अभी. सो मैंने एक प्रेजम्पशन लिया हुआ है कि आप और हम पहली बार इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ रहे हैं. वी आर रीडिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम एंड यस, ये सब्जेक्ट हमको राइट फ्रॉम द स्क्रैच शुरू करना है एंड वी हैव टू रीच टिल टॉप. आर यू रेडी? अरे क्लियर? पक्का? ओके तो सर सबसे पहली बात, इनडायरेक्ट टैक्स एज फार एज योर सिलेबस इज कंसर्न्ड, जीएसटी प्लस कस्टम्स प्लस सेलेक्टेड पार्ट ऑफ फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज एप्लीकेबल फॉर आवर सिलेबस. तो हम सब वो टॉपिक कवर करने वाले जो हम सब के सिलेबस में है. ओके ओके पक्का? तो पहले जीएसटी पढ़ा है क्या आपने? कभी आपने पहले कभी जीएसटी पढ़ा है क्या? कभी नाम सुना है क्या? पक्का पहली बार पढ़ रहे हैं हम लोग. ओके बच्चों, चलिए लेट्स बिगिन विद इनडायरेक्ट टैक्स. लेके प्रभु का नाम शुरू करते हैं जीएसटी का काम. ओके सर, ध्यान रखना, इनडायरेक्ट टैक्स का आई भी आपको नहीं पता है, वहां से अपने को स्टार्ट करना है. स्टार्टिंग में अभी जो मैं नेक्स्ट 1 आवर पढ़ाने वाला हूं आपको, बहुत बेसिक्स पढ़ाने वाला हूं. क्योंकि क्या होता है, हमको बेसिक्स आते तो है, हमने कई सारी बातें सुनी भी तो है, वो पर वो बुक से लिंक नहीं है. होता क्या है, जब हम पढ़ने बैठते तो ऐसा लगता है कि हमको कुछ नहीं आता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को प्रैक्टिकल मार्केट से और कॉमन सेंस में जो लॉजिकल बातें आपको आती है उसको मेरे को बुक से कनेक्ट करने का है, उसको मुझे कॉन्सेप्ट से कवर करने का है, सो दैट वी कैन कवर एवरीथिंग विथ प्रैक्टिकल माइंड. और जो प्रैक्टिकल लाइफ में आप देखते हो उसको कनेक्ट कर पाए हम लोग. सो शैल वी बिगिन? पक्का 100%? ओके तो सर इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स बताओ. ये सर आपने नाम तो सुना है ना इनडायरेक्ट टैक्स का? नाम तो सुना? नहीं सुना? सुनो, इनडायरेक्ट टैक्स अभी सुना आपने? यस. व्हाट डू मीन बाय इनडायरेक्ट टैक्स? यस सर, इनडायरेक्ट टैक्स हो या डायरेक्ट टैक्स हो, पहली बात तो ये इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है. हाँ जी मालिक. यस सर. और मेरे को आंसर आपसे चाहिए सर. आई विल आस्क यू द क्वेश्चंस और आंसर आपसे चाहिए. गलत होगा चलेगा, आई डोंट केयर. ओके अच्छा, एक चीज और, ये जो क्लास होगी, ये जो लेक्चर हम लेंगे, ये कंप्लीटली इंटरेक्टिव रहने वाला है. हम सब लोग आपस में बात करने वाले हैं. जितने क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगा, अजम्पशन ले रखा है कुछ भी नहीं आता है, फिर भी पूछा, इट मींस यू नो द आंसर. एंड मेरे को कॉमन सेंस आंसर चाहिए, मेरे को बुक का आंसर नहीं चाहिए. ओके बुक की लैंग्वेज नहीं चाहिए. एकदम एज अ लेमैन आप बताइए कि आप इस बात का जो भी क्वेश्चन पूछा उसका आंसर क्या होना चाहिए लॉजिकल. गलत होगा तो मैं सही कर दूंगा यहाँ पे, मेरा काम यही है यार. ओके सो डोंट थिंक कि गलत होगा तो क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला है, मस्त होके सही हो जाएगा यहाँ पे. सो लेट्स बिगिन. एंड जो भी वीडियो क्लासेस में प्लीज आपको भी मेरे साथ इंटरेक्ट करना है, बात करना है एंड आपको भी आंसर देना है एज इफ यू आर सिटिंग इन द लाइव क्लास ओनली. ओके मालिक, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है जो डायरेक्ट टैक्स नहीं होता है? ऐसा? हाँ जी, क्या होता है इनडायरेक्ट टैक्स? द टैक्स विच इज ऑलरेडी अ टैक्स विच इज नॉट. अच्छा चलो, इनडायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल्स अभी 1-2 दिन लगेंगे आपको, 1-2 घंटे लगेंगे अभी आपकी आवाज निकलने में. हाँ जी, इनडायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल एक दो. जीएसटी ना, जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है पक्का. कैसे? व्हाई इट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स, व्हाई इट इज नॉट कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स? चलो डायरेक्ट टैक्स का कोई एग्जांपल. इनकम टैक्स. हाँ जी यस. इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स में बेसिक फर्क क्या है? इट्स नॉट डायरेक्टली लेविड ऑन एन इंडिविजुअल. करेक्ट. तो सर एग्जांपल इनडायरेक्ट टैक्स का कि हाउ इट इज नॉट डायरेक्टली एंड हाउ इट इज डायरेक्ट इनडायरेक्टली. जीएसटी का कोई एग्जांपल? यस. इट इज बेस्ड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज. सो इट इज अ टैक्स विच इज चार्ज्ड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज. इट इज नॉट डायरेक्ट टैक्स. इट इज नॉट कलेक्टेड फ्रॉम द पर्सन हु इज पेइंग द टैक्स. क्लियर? अल्टीमेटली जो बर्डन बोन कर रहा है वो कोई और पर्सन है और जो पे कर रहा है वो कोई और पर्सन है. अभी क्लियर? ऐसा मजा नहीं आता है. और बात करते हैं, जैसे एक एग्जांपल से बात करते हैं यार. जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, नाम सुना आपने? क्लियर? ओके क्या होता है ये? फॉर एग्जांपल आपने कोई भी गुड्स और सर्विसेज अब तक परचेज करी है, जैसे लेक्चर्स परचेज किया आपने, जैसे आपने वॉच परचेज किया, आपने कपड़े परचेज किए, क्या किया होगा? आप शोरूम पे गए होंगे, क्या किया आपने शर्ट सेलेक्ट किया एंड देन आपने पेमेंट किया. प्राइस था ₹2000 इंक्लूडिंग टैक्सेस. हाँ है ना भाई? क्लियर? आपने किसको पे किया ₹2000?
उस शॉपकीपर को, उस शोरूम वाले को, उसने क्या किया, आपसे 2000 रुपए जो लिए उसमें सपोज 200 वॉज द टैक्स, जीएसटी का अमाउंट था, या XYZ जो भी इंडायरेक्ट टैक्स लगता है वो था, सपोज जीएसटी। ओके, तो 1800 प्लस 200 उसने आपसे अमाउंट लिया, यस या नो? अब 200 जो उसने लिया है, क्या वो उसका खुद का रेवेन्यू है? क्या उसका खुद का रेवेन्यू है? किसका रेवेन्यू है वो? गवर्नमेंट का। तो उसने क्या किया होगा, आपसे लिया और गवर्नमेंट को पे किया। तो अल्टीमेटली टैक्स लिया किसने? अल्टीमेटली टैक्स गया किसके पास? अल्टीमेटली टैक्स रेवेन्यू किसका है? पक्का गवर्नमेंट का। गुड। तो अल्टीमेटली टैक्सेस आर द रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट। तो सर टैक्स लेने वाला कौन? अल्टीमेटली टैक्स लेने वाला कौन? देने वाले कौन? हम लोग, एंड कंज्यूमर्स। क्या आपने डायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स दिया है क्या? क्या आपने डायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स दिया है क्या? पर दिया तो गवर्नमेंट को ही है। टैक्स लेने वाला गवर्नमेंट, देने वाले हम लोग। अगर डायरेक्टली दिया होता वो होता है क्या? डायरेक्ट टैक्स। दिया तो आपने ही है, पर थ्रू सम इंटरमीडिएट दिया है, थ्रू किसी और पर्सन के थ्रू आपने टैक्स दिया है। मतलब टैक्स देने वाले तो हम लोग ही है, पर डायरेक्टली नहीं दिया हमने। सर लेने वाला टैक्स गवर्नमेंट ही है, उन्होंने डायरेक्टली हमसे नहीं लिया, उन्होंने इनडायरेक्टली टैक्स लिया है, पर लिया हमसे ही है। दैट्स व्हाट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। बोलते ना, बर्डन इज शिफ्टेड टू एनी अदर पर्सन। बर्डन कैसे शिफ्ट होता है सर? अल्टीमेटली गवर्नमेंट ने सप्लायर को बोला हुआ है। किसको बोला हुआ मालिक? सप्लायर को बोला हुआ है कि सप्लायर हम तो टैक्स आपसे लेंगे। अब तुम टैक्स कस्टमर से लो या मत लो, हम तो टैक्स आपसे लेंगे। और ऑब्वियस सी बात है, अगर सप्लायर की पॉकेट से कोई टैक्स जा रहा है तो वो किससे लेगा? एंड उसको बोला हुआ है ये तुम्हारा अधिकार है, इट्स योर राइट टू कलेक्ट द टैक्स फ्रॉम दी कस्टमर, यू कैन कलेक्ट द टैक्स फ्रॉम द कस्टमर। तो सर अल्टीमेटली क्या हो रहा है, वो सप्लायर जो गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहा है वो हमसे लेगा टैक्स, क्लियर, और गवर्नमेंट को पे करेगा। हाँ है ना मालिक? क्लियर, पक्का। तो जो बर्डन उस पे आ रहा है टैक्स का, वो आगे क्या कर रहा है? शिफ्ट कर रहा है, आगे वो पास ऑन कर रहा है, जो अल्टीमेटली एंड कंज्यूमर तक पहुंच रहा है बच्चों। क्लियर, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्सेस। हमने सुना है कई बार, हमने पढ़ा भी होगा कई बार कि सर बर्डन इज शिफ्टेड टू एनी अदर पर्सन, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन बर्डन इज शिफ्टेड। क्लियर, पक्का। बट इन केस ऑफ डायरेक्ट टैक्स, आपकी इनकम आपका टैक्स डायरेक्टली आपको पे करने का है। हाँ है ना मालिक? क्लियर। ये मैंने बेसिक डिफरेंस आपको समझाने की कोशिश करी, आई होप आपको समझ में आया, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ और बहुत बेसिक बातों के साथ। हाँ है ना मालिक? चलिए, डायरेक्ट टैक्स हो या इनडायरेक्ट टैक्स हो, अल्टीमेटली टैक्सेस क्या होते हैं यार, ये बताओ। चलो, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, थोड़ा आइडिया आ गया। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, थोड़ा आइडिया आ गया। सर डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, अल्टीमेटली टैक्सेस क्या होता है? ये सर सिंगल लाइन में आंसर, रेवेन्यू ऑफ दी गवर्नमेंट। भाई टैक्सेस आर दी रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट। आज सर जो रेलवे आपने यूज किया होगा, आज जो आपने रोड यूज किया होगा, आपने एयरपोर्ट यूज किया होगा, आज आप हमारे सबके लिए सेफ्टी के लिए आर्मी है, पुलिस वाले हैं, इन सबको सर अपॉइंट कौन करता है? गवर्नमेंट। इनका सर सैलरी, इनका जो चार्जेस होता है या रोड बनाने का जो खर्चा होगा वो कौन बोन करेगा? गवर्नमेंट। फंड्स कहां से आएंगे यार? फंड्स कहां से आएंगे? हम सबसे आएंगे सर। क्लियर। तो हम सब ने क्या किया, एक मैकेनिज्म डेवलप किया, हम सब ने मिलके एक कानून बनाया कि हम सब मिलके इतना इतना अमाउंट कंट्रीब्यूट करेंगे, जो ज्यादा कमाता है ज्यादा टैक्स देगा, जो कम कमाता है कम टैक्स देगा। अरे हाँ है ना भाई? क्लियर। और अकॉर्डिंगली हमने स्ट्रक्चर तैयार कर दिया, हमने लॉ तैयार कर दिया, और अल्टीमेटली दैट बिकम्स द रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट। दीज आर द मैकेनिज्म टू कलेक्ट द टैक्स। वो रेवेन्यू गवर्नमेंट को जब आता है वो हम सबके लिए काम आता है। यस या नो? सो टैक्सेस आर द रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट। हु इज द गवर्नमेंट? चलिए अगला क्वेश्चन, हु इज द गवर्नमेंट। अच्छा मुझे पता है ये सारी बातें आपको लगता होगा सर बहुत बेसिक बातें, पर ये बेसिक बातें अगर आपकी बुक से कनेक्ट हो गई मजा आ जाएगा सर आपको, और ये सब बातें आपको आती भी होगी सर। पर यहां से अगर आपने शुरुआत किया है बिल्कुल बेसिक से, तो 100% आप जब लेक्चर्स एक्चुअली जीएसटी के कस्टम के हम जब पढ़ेंगे तो बहुत रिलेटेबल लगेगा आपको, और चीजें कनेक्टिंग लगेगी और प्रैक्टिकल लगेगी आपको। सो आराम से बात करो, कोई जल्दी नहीं अपने को। हाँ जी, हु इज द गवर्नमेंट? People who run the country. Who run the country? Public representative. So who is the government? Who is the government? Sir, we all are the government. हाँ है ना सर? इंडिया में कोई प्रेसिडेंशियल रूल नहीं है, इंडिया में कोई प्रेसिडेंशियल रूल नहीं है, यहाँ डेमोक्रेसी है। क्या है मालिक? डेमोक्रेसी मतलब फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा। यस या नो?
क्लियर? तो सर जो भी करेगा कौन करेगा? पब्लिक करेगी। किसके लिए करेगी? पब्लिक के लिए करेगी। मतलब देश कौन चलाएगा? हम चलाएंगे। ये सर कौन चलाएगा? 100% हम चलाएंगे। पर हम कैसे चलाएंगे सर? गवर्नमेंट कौन? हम लोग। तो हम देश कैसे चलाएंगे सर? तो हमने क्या किया सर? आज 140+ करोड़ पब्लिक है इंडिया की, हाँ है ना? एक साथ डिसीजन कैसे लेंगे, एक साथ लॉ कैसे बनाएंगे? तो हमने मैकेनिज्म क्या बनाया? हमारे बीच में से जो वेल मैनर्ड, वेल एजुकेटेड लोग जो थे उनको हमने क्या किया है? इलेक्ट किया। अरे हाँ है ना? जो हमको क्या कर पाए? हंस क्या रहे हो अपने आप पे? सर हमने क्या किया? हमारे में से ही जो वेल मैनर्ड, वेल एजुकेटेड लोग हैं उनको हमने इलेक्ट किया है, एंड दे विल रिप्रेजेंट अस। जैसे फॉर एग्जांपल अंधेरी, मुंबई, यहां से अगर हमने कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को इलेक्ट किया, मतलब वो हम सबको क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है। सर देश के डिफरेंट डिफरेंट एरिया से, हर एरिया से, इनफैक्ट देश के हर एरिया से हमने क्या किया सर? हर एरिया के लोगों ने अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट किए, और अल्टीमेटली सेंट्रल लेवल की बात करूं तो दे फॉर्म्ड पार्लियामेंट। हाँ है ना भाई? यस एंड नो? अल्टीमेटली दे फॉर्म्ड पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट बनाया मतलब क्या है? पार्लियामेंट है मतलब कौन है? पूरा देश है। पार्लियामेंट का सेशन अगर चल रहा है मतलब पूरा देश बैठा है। और हाँ है ना सर? अगर मान लो अंधेरी का कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मतलब ही इज रिप्रेजेंटिंग द पब्लिक ऑफ एंटायर अंधेरी। हाँ है ना मालिक? सर इसीलिए अगर किसी पर्टिकुलर एरिया से किसी पर्सन को हमने इलेक्ट करके सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंचाया है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया, मतलब वो हमको रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर? तो सर अगर उन्होंने कोई डिसीजन लिया मतलब पूरे अंधेरी के सारे लोगों ने डिसीजन लिया है। जिस एरिया से वहां वो आए हैं उस एरिया के सारे लोगों ने डिसीजन लिया है, अगर उन्होंने कोई डिसीजन लिया तो। यस या नो? मतलब अगर कोई सेशन चल रहा है पार्लियामेंट का, क्या चल रहा है मालिक? सेशन चल रहा है पार्लियामेंट का, मतलब सर सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वहां अगर बैठे, इट मींस पूरा देश वहां बैठा है। अरे यस या नो? क्लियर? सर इसका मतलब क्या है सर? हु इज रनिंग द कंट्री? वी ऑल आर रनिंग द कंट्री थ्रू आवर रिप्रेजेंटेटिव्स। यस या नो? तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट कौन? हम सब। गवर्नमेंट कौन? आवाज नहीं आ रही। गवर्नमेंट कौन? गुड। तो सर अगर हम लोग गवर्नमेंट है, अगर हम लोग गवर्नमेंट है, तो सर आपने देखा है कि जो भी डिसीजन होगा, अभी हमने बात करी कि सर जितने भी टैक्सेस है, जितने भी लॉज है, सारे कानून किसने बनाए? गवर्नमेंट ने बनाए। गवर्नमेंट कौन? इनकम टैक्स एक्ट किसने बनाया? गवर्नमेंट कौन? क्या आप बात कर रहे हो सर? गलत हो गया था? तो सर अगर हमने सारे लॉज बनाए हैं, इट मींस क्या वो इलॉजिकल होंगे? क्या वो इलॉजिकल होंगे? जितने भी कानून बनते हैं ऑल आर लॉजिकल, ऑल आर प्रैक्टिकल, एंड सर हम सब ने बनाया है, हमारे लिए बनाया है। इसलिए बच्चों ये बेसिक बातें मैं आपको इसलिए सिखा रहा हूं क्योंकि जब आप जीएसटी पढ़ेंगे, कस्टम पढ़ेंगे, कोई भी टॉपिक अगर पढ़ेंगे, आप इसी एंगल से पढ़िए कि लॉ हमने बनाया है, और हमने बनाया मतलब लॉजिकल है, प्रैक्टिकल है। अगर आपने उसका लॉजिक और प्रैक्टिकलिटी समझ ली, मतलब कार्यक्रम हो गया भाई। दैट्स व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट और अ कंपनी सेक्रेटरी, सो दैट वो देश की जनता को आफ्टर क्वालिफिकेशन समझा पाए कि कानून इस तरह से बने हुए हैं। अरे हाँ है ना? ये तो पर्पस अल्टीमेटली हम पढ़ क्यों रहे, इसलिए तो पढ़ रहे हैं हम लोग। ओके पक्का? तो गवर्नमेंट कौन? ऐसे हम सब। ऐसा गवर्नमेंट कौन? देश कौन चलाएगा? क्या आप बात कर रहे हैं सर? मतलब कैसे चलाएंगे? थ्रू पार्लियामेंट। तो गवर्नमेंट के जितने भी पावर्स होते हैं वो सारे पावर्स आर पार्लियामेंट्री पावर्स। ऑल पावर्स आर, इट मींस सर जितने भी कानून बनेंगे कौन बनाएगा? पार्लियामेंट। अगर कोई लॉ चेंज करना है कौन करेगा? कोई अमेंडमेंट करना है कौन करेगा? पुराना लॉ अगर हटाना है कौन हटाएगा? पार्लियामेंट। सो एवरीथिंग विल बी डन थ्रू पार्लियामेंट। पक्का? यू श्योर? पार्लियामेंट मतलब कौन? हम लोग। भाई पार्लियामेंट मतलब कौन है? हम सभी तो है। तो अल्टीमेटली क्या होता है, पार्लियामेंट के अंदर भी अलग अलग मिनिस्ट्रीज होती है सर, उनको अपना अपना काम दिया जाता है मिनिस्ट्रीज को। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, हाँ है ना, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, यस या नो? वो अपने अपने डिपार्टमेंट का काम देखते हैं, वो सोचते हैं कि क्या होना चाहिए बेटरमेंट के लिए। सर इसके अंदर भी लॉ कमेटी बनी होती है अलग से,
लॉ कमेटी डिफाइन करती है कि कौन कौन से लॉ बनने चाहिए, लॉ के अंदर अमेंडमेंट क्या होना चाहिए। अरे हाँ है ना, वो फिर वो क्या करते हैं, प्रपोजल देते हैं किसके अंदर, पार्लियामेंट के अंदर। फिर पार्लियामेंट क्या करता है, उसको सर डिस्कशन करता है, उसमें सारे मेंबर्स जो एजुकेटेड लोग हैं, अरे हाँ है ना सर, जो हम सब ने इलेक्ट किए, वो सब क्या करते हैं, उस पर विचार विमर्श करते हैं, समझते हैं कि क्या है अमेंडमेंट, एक कोमा लगाया तो क्यों लगाया है, सब कुछ समझते हैं वो, क्लियर। और उसके बाद वो पार्लियामेंट से पास होता है, पार्लियामेंट से पास होता है तब जाके एक्ट बनता है। यस या नो? आपने सुना होगा फाइनेंस बिल जो होता है वो पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाता है थ्रू फाइनेंस मिनिस्टर। यस या नो? फिर बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट्स, बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में उसको प्रेजेंट किया जाता है, वहां से वो पास करता है मेजोरिटी से, उसके बाद प्रेसिडेंट के सिग्नेचर होते हैं, तब जाके वो एक्ट बनता है। यस या नो? क्लियर? तो सर पार्लियामेंट ने पास किया मतलब हम सबने अप्रूव किया है, और हम सबने अप्रूव किया मतलब देश ने अप्रूव किया, देश के लिए एप्लीकेबल किया है बेटा। हाँ है ना भाई? क्लियर? तो गवर्नमेंट के जितने भी पावर्स है वो सारे पावर्स किसे बेटा? पार्लियामेंट्री पावर। यहां तक क्लियर है क्या आपको? चलिए एक चीज बताओ प्लीज सर, समझ में आ रहा है सब कुछ? मेरी बात समझ में आ रही है आपको? पक्का? अच्छा, वी मे बी फ्रॉम डिफरेंट एरियाज, जो ऑनलाइन लेक्चर देख रहे हो सकता है आप किसी और सिटी के अंदर हो, किसी और स्टेट में हो, तो 2-3 घंटे लगते हैं मेरी लैंग्वेज में और आपकी लैंग्वेज को थोड़ा सा सिंक्रोनाइज होने में, पर आप आंसर देते जाइए, समझते जाइए, ट्राई टू अंडरस्टैंड, एंड हर एक चीज इंटरेक्ट करिए आप लोग, सो दैट हमारा वेवलेंथ एक बार मैच हो गया, फिर देखो मजा आने वाला जीएसटी का। सर अब पॉइंट आता है क्या कि मालिक जितने भी लॉ बनाना है कौन बनाएंगे सर? हम थ्रू पार्लियामेंट। पक्का? अगर लॉ में कोई अमेंडमेंट करना है कौन करेगा? पार्लियामेंट। हम मतलब पार्लियामेंट बेटा। हाँ है ना मालिक? यहां तक क्लियर आपको? ओके, तो सर जितने भी लॉ बनाने कौन बनाएगा? जल्दी बोलो आप। पार्लियामेंट। लॉ में अमेंडमेंट करना है कौन करेगा? पार्लियामेंट। ठीक है साहब। अब यार पार्लियामेंट क्या पूरे साल भर इन 365 डेज ऑफ द ईयर, क्या 12 मंथ्स ऑफ द ईयर पार्लियामेंट चलता है क्या? क्या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वही बैठे रहते हैं सर? सर पार्लियामेंट के सेशंस होते हैं सर। हाँ है ना भाई? अरे यस या नो? सर ऑन एन एवरेज एक सेशन चलता है लगभग 1-1.5 महीना। हाँ है ना मालिक? क्लियर? और सर 3 सेशंस होते हैं बच्चों। अब आप मुझे बताओ, लगभग 2 सेशन के बीच में गैप हुआ 3-4 महीने का बेटा, अराउंड 3 मंथ्स मान लीजिए आप। अरे हाँ है ना मालिक? सपोज कोई पार्लियामेंट का सेशन अभी 4 दिन पहले खत्म हुआ है सर, अगला सेशन कब आएगा? 3-4 महीने बाद आएगा लगभग। हाँ है ना भाई? अब मान लो मुंबई, इतनी बारिश हुई है, इतनी बारिश हुई, हर तरफ पानी पानी। वो गाना सुना होगा ना, ब्लू है पानी पानी, यहां ब्राउन है पानी पानी सर। अब सर हर तरफ पानी पानी सर, वाटर ब्लॉगिंग हो गया है हर तरफ, हर एरिया के अंदर। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, पता है आपको देश का 90% से ज्यादा शुगर कहां स्टोर होता है? पता है आपको? मुंबई में। आपको नहीं पता होगा ना सर, मेरे को बताना बहुत आसान होता है सर। अब मान लो 90% से ज्यादा शुगर कहां स्टोर होता है? मुंबई। मान लो सर इतना पानी आया है कि सर सारा शुगर खराब। एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं आपके लिए समझाने के लिए, आप समझने की कोशिश करना, एक प्रैक्टिकल सिनेरियो में खड़े होकर बात करना। माय पॉइंट इज दैट अगर देश का लगभग सारा शक्कर खराब हो गया, अब क्या होगा? शुगर फ्री। क्या होगा सोचो आप। शुगर इज ए गुड्स ऑफ बेसिक नेसेसिटी, जो रोज चाहिए, हर पल चाहिए। हाँ है ना भाई? अब आप मुझे बताओ, अगर देश का लगभग सारा शक्कर खराब हो गया, विच इज ए गुड्स ऑफ बेसिक नेसेसिटी, डिमांड तो उतना को उतना है, सप्लाई बिल्कुल कम हो गया, क्या होने वाला बताओ? सर प्राइसेस बहुत ज्यादा हाइक हो जाएंगे सर। अच्छा ऐसा तो नहीं है ना कि देश की गवर्नमेंट हमारे देश के सारे जितने भी एग्रीकल्चरलिस्ट है उनको बोलेंगे मेरे दोस्तों मित्रों जल्दी जल्दी अपने फार्म जाइए और कल सुबह मेरे को फैक्ट्री से शक्कर चाहिए। क्या हो जाएगा भाई? इट्स एन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस,
शुगर केन उगेगा, प्रोड्यूस होगा, बड़ा होगा शुगर केन, फिर फैक्ट्रीज में जाएगा, प्रोसेस होगा, शुगर केन जूस निकलेगा, उसको फिर प्रोसेस करके फर्दर फिर शक्कर बनेगी, टाइम लगेगा ना यार। सोचिए तब तक ये डिमांड को फुलफिल नहीं कर पाए, प्राइसेस कितनी हाइक हो जाएगी सर, इन्फ्लेशन का क्या होगा? हाँ है ना मालिक, बिकॉज इट्स अ गुड्स ऑफ बेसिक नीड, यस या नो। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में देश का लगभग सारा शक्कर खराब हो गया है, नया शक्कर आने में टाइम लगेगा, पर इट्स अ बेसिक नेसेसिटी वाली गुड्स, इसकी सप्लाई तो करनी ही पड़ेगी, डिमांड फुलफिल करनी ही पड़ेगी। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को? इंपोर्ट को प्रमोट करना चाहिए सर। अरे हाँ है ना मालिक, उस पर्टिकुलर मोमेंट पर शुगर का इंपोर्ट को मोटिवेट करना चाहिए एंड शुगर को इंपोर्ट करना चाहिए। अरे हाँ है ना भाई। तो उस टाइम पे क्या शुगर को सर गवर्नमेंट और महंगा करेगी या गवर्नमेंट फटाफट सप्लाई पूरा करेगी? इसका सप्लाई पूरा करने के लिए सर गवर्नमेंट क्या करेगी? इसके इंपोर्ट को प्रमोट करेगी। प्रमोट करेगी मतलब उस टाइम पे शुगर के कस्टम्स को क्या कर देना चाहिए? एग्जाम कर देना चाहिए, कम कर देना चाहिए सर। इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे क्या लगता है? कस्टम ड्यूटी। अरे हाँ है ना मालिक। तो उस पर्टिकुलर मोमेंट पर इंपोर्ट ऑफ शुगर पर कस्टम कम कर देना चाहिए बेटा, यस या नो? क्लियर? अब सर शक्कर पे अगर कस्टम ड्यूटी कम करनी है या खत्म करनी है उस टाइम पर, मतलब लॉ में अमेंडमेंट करना है बेटा। आवाज ही नहीं आ रही यार। अब लॉ में अमेंडमेंट कौन कर सकता है बेटा? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का सेशन तो 4 दिन पहले ही खत्म हुआ है सर। अब अगले सेशन का इंतजार करेंगे, तब तक तो खत्म। क्या करेंगे? यस तो सर ऐसे केस में क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को? क्या पार्लियामेंट के हर मेंबर को बुलाएंगे कि कल मेरे को दिन में 2 बजे हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चाहिए, भले तैर के आए, उड़ के आए, चल के आए, डोंट क्या, कोई नायक मूवी चल रही है क्या? कैसा वो पॉसिबल है प्रैक्टिकली कि रोज रोज बुला ले सर? नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली। इसलिए अगर बिटवीन 2 पार्लियामेंट्री सेशंस अगर इस तरह का कोई सिचुएशन बनता है जहां लॉ में इस तरह की इमरजेंसी अमेंडमेंट करने की, तो हमने जब एक्ट बनाए हमने ध्यान रखा इस बात का और हमने कुछ पावर्स डेलीगेट कर दिए। हमने कुछ पावर्स क्या कर दिए? डेलीगेट कर दिए। तो गवर्नमेंट की जो पावर्स है वो केवल और केवल पार्लियामेंट्री पावर्स नहीं है, वो कुछ पावर्स क्या किए हमने? डेलीगेट किए हुए हैं। हमने सेक्शन नंबर 25 बनाया हुआ है कस्टम्स एक्ट के अंदर, जिसमें लिखा है गवर्नमेंट हैज द पावर टू ग्रांट एग्जम्पशन टू एनी ऑफ द गुड्स फ्रॉम द लेवी ऑफ कस्टम ड्यूटी। हमने सेक्शन नंबर 11 बनाया हुआ है सीजीएसटी एक्ट में, है ना सर? हमने सर सेक्शन नंबर 6 बनाया हुआ है आईजीएसटी एक्ट में। हमने कई सारे इस तरह के सेक्शंस बनाए हुए हैं जिसके थ्रू हमने गवर्नमेंट को पावर दिया हुआ है कि डायरेक्ट विदाउट पार्लियामेंट आप नोटिफिकेशन देके अमेंडमेंट कर सकते हो और इन गुड्स को या कुछ सर्विसेज को एग्जेम्प्ट कर सकते हो। आपने भी सर इतने सारे एक्ट पढ़े, इतने सारे लॉज पढ़े, आपने कई जगह देखा होगा बोर्ड हैज पावर। इनकम टैक्स में पढ़ा होगा ना आपने, बोर्ड मतलब सीबीडीटी, बोर्ड हैज पावर, गवर्नमेंट हैज पावर, पढ़ा होगा ना आपने भी कई सारे लॉ में। तो वो आपने पर हर सेक्शन में नहीं पढ़ा होगा सर। हमने सारे पावर डेलीगेट नहीं किए, वरना पार्लियामेंट की जरूरत ही क्या पड़ती है यार। हमने कुछ पावर्स डेलीगेट किए सो दैट बिटवीन 2 पार्लियामेंट्री सेशन अगर इस तरह का कोई इवेंट हो जाए तो इमीडिएटली बाय इश्यू ऑफ नोटिफिकेशन गवर्नमेंट उसको क्या कर पाए? एप्लीकेबल कर पाए मालिक। हाँ है ना सर? क्लियर? तो इस तरह के हमने कुछ पावर्स क्या किए हुए? डेलीगेट किए। अब ध्यान रखना पड़ा, पूरा एक्ट पढ़ते वक्त आप देखना कई सारे सेक्शंस में आपको मिलेगा गवर्नमेंट हैज द पावर। जीएसटी में भी मिलेगा, कस्टम में भी मिलेगा, हम पढ़ेंगे, पर उस टाइम पे आपका विजन बैठ जाएगा क्या? देखिए सर ये क्या है? डेलीगेटेड पावर है जो हमने गवर्नमेंट को डायरेक्टली दिया है सो दैट दे कैन मेक द अमेंडमेंट इमीडिएटली। बेटा हाँ है ना सर? पक्का 100%। और पता है कभी भी कोई नोटिफिकेशन आता है तो गवर्नमेंट डेलीगेट पावर के थ्रू नोटिफिकेशन देके अमेंडमेंट कर सकता है। अब सर कभी भी कोई नोटिफिकेशन आता है तो उसके बाद जब पार्लियामेंट्री सेशन आता है ना सर, वहां डिस्कशन किया जाता है, उस पर उसको पेश किया जाता है, समझे मेरी बात? और उसको अगर विड्रॉ करना है विड्रॉ करेंगे, उसको अगर एनहांस करना है एनहांस करेंगे, एक्सेप्ट करना तो एक्सेप्ट करेंगे सर। क्लियर? पर एक बार हमने डेलीगेटेड पावर दे रखा है, ये हमने जब एक्ट बनाया था हमने ध्यान रखा है बच्चों। क्लियर है यहाँ तक? आवाज नहीं आ रही? हुई पक्का 100%। अब सर गवर्नमेंट की जितने भी पावर्स है, सम आर पार्लियामेंट्री पावर, सम आर डेलीगेटेड पावर। यहां तक समझ में आया आपको? अमेंडमेंट कैसे होते समझ में आया बच्चों आपको? इसलिए आप देखिएगा सर साल में फाइनेंस एक्ट तो एक बार आता है सर। अच्छा एक बार हाँ बोलने में अगर थोड़ा प्रेशर या लगे ना बेटा तो हूं भी कर सकते हो आप। क्लियर? चलेगा, पर कुछ तो आना चाहिए। तो मेरा पॉइंट आपसे ये है, साल में
फाइनेंस एक्ट तो एक बार ही आता है मालिक, पर आप देखना अमेंडमेंट साल भर होते रहते हैं सर। कैसे होते हैं सर? कैसे होते हैं? थ्रू पार्लियामेंट्री पावर, थ्रू डेलीगेटेड पावर साल भर अमेंडमेंट होते रहते हैं। थैंक यू काका, थैंक यू थैंक यू। ओके, थ्रू चलेगा ना? ओके, थ्रू डेलीगेटेड पावर साल भर क्या होते रहते हैं? अमेंडमेंट होते रहते हैं। और अमेंडमेंट्स जो होते हैं वो हम सबको कवर करने होते हैं हमारे एग्जामिनेशन के लिए। अब आप कहेंगे सर ये सारी बातें आपने क्यों बताई हमको? अब आपको और हमको ये समझना बहुत जरूरी है। मैं फर्स्ट लेक्चर में क्लेरिफाई कर देता हूं कि आपके लिए अमेंडमेंट्स क्या क्या एप्लीकेबल है, कितना आपको पढ़ना होता है बच्चों। क्लियर? बता दूं मैं आपको बच्चों। ओके, एज पर द पॉलिसी ऑफ द इंस्टीट्यूट, एज पर द पॉलिसी ऑफ द इंस्टीट्यूट 6 months बिफोर द मंथ ऑफ द एग्जाम्स, 6 months बिफोर द मंथ ऑफ द एग्जाम्स जितने भी अमेंडमेंट एप्लीकेबल हो गए, क्या बोला बच्चों? जितने भी अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल हो गए आर रिलेवेंट फॉर आर एग्जाम्स। ओके, केवल प्रपोज किया है, मतलब एप्लीकेबल। भाई आप प्रपोज तो कर देते हो ना कई बार यार, जरूरी थोड़ा है कि हो ही जाए एप्लीकेबल, हाँ है ना भाई? तो सर पॉइंट ये कि जितने भी अमेंडमेंट्स होते हैं वो हमारे लिए रिलेवेंट होते हैं, पर कौन सा अमेंडमेंट हमारे लिए रिलेवेंट है, कौन सा नहीं है। तो एज पर द पॉलिसी ऑफ द इंस्टीट्यूट 6 months बिफोर द मंथ ऑफ द एग्जाम्स जितने भी अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल हो गए आर रिलेवेंट फॉर आवर एग्जाम्स। ओके, अगर हमारे एग्जाम्स बच्चों मई 2027 है तो दोस्तों ऑल अमेंडमेंट्स विच विल बी मेड इफेक्टिव टिल 31st of October 2026 विल बी रिलेवेंट फॉर आवर एग्जाम्स प्लस 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 हमारे लिए फाइनेंस एक्ट 2026, फाइनेंस एक्ट 2026 के भी सारे अमेंडमेंट्स जो भी इफेक्टिव हो जाएंगे, जो भी इंप्लीमेंट हो जाएंगे, विल बी रिलेवेंट फॉर आवर एग्जाम्स। तो बच्चों आपके इस पर्टिकुलर बैच के अंदर ये सारे अमेंडमेंट जो फाइनेंस एक्ट 2026 के थ्रू हुए वो भी कवर किए जाएंगे, जो भी एप्लीकेबल हो जाएंगे। एक्चुअली क्या होता है कि सर फाइनेंस एक्ट के थ्रू जो अमेंडमेंट होते हैं सीजीएसटी एक्ट के अंदर, उसमें गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन अलग से और रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि हर स्टेट गवर्नमेंट का भी कॉन्ग्रेस रिक्वायर्ड होता है। हर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट साथ में नोटिफिकेशन इश्यू करती है। इसलिए कुल मिला के जब भी आपके लिए ये जीएसटी के अमेंडमेंट एप्लीकेबल हो जाएंगे, है ना, वो सब हम कवर करेंगे। मतलब जो जो अमेंडमेंट्स सर टिल 31st October 2026 है प्लस फाइनेंस एक्ट 2026 के थ्रू जो अमेंडमेंट एप्लीकेबल हो जाएंगे आर रिलेवेंट फॉर एग्जाम्स। एंड यस ऑब्वियसली आपके एग्जाम्स के लिए ये सब कंसिडर किए जाएंगे। प्लस अगर आपके एग्जाम्स सपोज नवंबर 27 एंड ऑनवर्ड्स है तो दिस इज हाउ एज पर द पॉलिसी ऑफ द आईसीएआई, अगर आपके एग्जाम्स सपोज नवंबर 27 है बेटा, तो एज पर द पॉलिसी ऑफ दी आईसीआई आपके लिए 30 अप्रैल 2027 तक के अमेंडमेंट रिलेवेंट रहेंगे। तो सर मैं हर बार क्या करता हूं, एवरी 6 मंथ जो भी अमेंडमेंट एप्लीकेबल होते हैं उनका अलग से एक सेपरेट अमेंडमेंट वीडियो बनाता हूं अलॉन्ग द अमेंडमेंट नोट्स, वो मैं यूट्यूब पे अपलोड कर देता हूं। तो वो सब अमेंडमेंट का ध्यान में रख लूंगा, आप तो मस्त होके पढ़े। क्लियर? सर इस बैच के खत्म होने तक जितने अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल हो जाएंगे वो सब तो मैं आपके लिए इसी बैच में कवर कर दूंगा। और सर उसके बाद की डेट के जो भी अमेंडमेंट होंगे उसके लिए सेपरेट वीडियो मैं आपके लिए बना के दे दूंगा। पर बच्चों उसकी चिंता करने की जरूरत आपकी नहीं, वो हेडेक मेरा है। और वैसे भी अब जीएसटी सेटल हो चुका है बेटा, अब ज्यादा अमेंडमेंट नहीं होते, ज्यादा चेंजेस नहीं होते तो भी सर लास्ट 2-3 बार से केवल 1.5 से 2 घंटे के अमेंडमेंट सब मिला के एक अटेम्प्ट के लिए मैक्सिमम बस। ओके, पर हाँ वो सब काम मेरा है बच्चा, वो सब आपको हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। प्लस 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 अगर आपके सीएमए के एग्जाम से बच्चों, अगर आप सीएमए के स्टूडेंट हो तो सर जैसे मई की जगह आपका जून 27 में एग्जाम से, तो सर अगेन 30/11/2026 तक के अमेंडमेंट विल बी रिलेवेंट फॉर योर एग्जाम्स। एंड अगर आपके एग्जाम्स दिसंबर 27 में है तो यस सेम वे 31 मई 2027 तक के अमेंडमेंट्स विल बी रिलेवेंट फॉर योर एग्जाम्स। वो सब काम मेरा है, वो सब मैं कवर कर दूंगा सर। और इस लेक्चर के अंदर जिस दिन तक ये बैच चलेगा तब तक के सारे अमेंडमेंट मैं कवर करके दे रहा हूं, प्लस फाइनेंस एक्ट 2026 भी मैंने कवर कर दिया है। क्लियर? पर हाँ सर वैसे भी वो सब काम मेरा है अमेंडमेंट का, आप तो मस्त होके पढ़े, खुश होके पढ़े, पूरा कॉन्फिडेंस से पढ़े। सर ये सर सारी चीजें हम पढ़ लेंगे। अच्छा
अब सर ये तो हमने बात कर ली कि सर आखिर मैंने आपको ये क्यों बताया कि अमेंडमेंट क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कब तक के लिए रिलेवेंट होते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम्स के लिए आपको बताना जरूरी होता है कि कौन से अमेंडमेंट आपको पढ़ने हैं। क्लियर? शायद बात समझ में आ गई। प्लस बच्चों एक बात और, अब आप मुझे बताइए, आप भी कहेंगे सर इतनी देर से हम बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट कौन? हम। गवर्नमेंट कौन? हम। तो सर आप मुझे बताओ, क्या जितने भी लॉज बनाए हैं क्या वो इलॉजिकल होंगे? जितने भी कानून बनाए हैं क्या वो इलॉजिकल होंगे? नहीं, सारे एक्ट, सारे प्रोविजंस, सारे रूल्स जो बने वो लॉजिकल है। पर सर केवल इतना कहूंगा अगर मैं आपको, तो आप मान तो लेंगे, पर सर मैं एक एग्जांपल दूंगा जिससे आपके दिल में बात उतर जाएगी तो मजा आ जाएगा बच्चों। आइए ये एग्जांपल देखिए बेटा आप लोग। पता है अगर कोई असेसी टैक्स पे करने में लेट हो जाए, जीएसटी की बात कर रहा हूं मैं आपसे, तो डायरेक्ट फांसी की सजा है ना? डायरेक्ट फांसी की सजा है क्या? तो इफ ही इज पेइंग द टैक्स डिलेड बाय द ड्यू डेट, तो ऐसे केस में ही विल पे द टैक्स अलोंग विद द इंटरेस्ट। भाई ब्याज ले लो यार, जान तो मत लो कम से कम हमारी। अरे यस नो, दे विल चार्ज अस इंटरेस्ट, एंड यू नो व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? 18% पर एनम, सिंपल इंटरेस्ट नंबर ऑफ डेज के हिसाब से सर। 2 दिन लेट 2 दिन का इंटरेस्ट। क्या रेट है? 18% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। नेक्स्ट डे से जैसे मंथली टैक्स पे करना होता है, 20th इज ड्यू डेट बेटा। जनवरी महीने का ड्यू डेट क्या बेटा? 20 फरवरी। 21 को पे किया ना अगर आपने, एक दिन का इंटरेस्ट पे करो 18% पर एनम। एंड यू नो अगर गवर्नमेंट लेट हो जाए, कौन लेट हो जाए बेटा? तो क्या होगा? अगर कभी मान लो रिफंड का केस बन रहा है, आपने रिफंड के लिए अप्लाई किया और रिफंड अप्रूव हो गया आपका, मतलब यू आर एलिजिबल फॉर रिफंड, एंड गवर्नमेंट रिफंड देने में लेट हो जाए, दे विल ऑल्सो पे द इंटरेस्ट। बहुत सारे लोग तो डाउट कर रहे, नहीं गवर्नमेंट तो इंटरेस्ट नहीं देगा सर, हम बल लूट जाए वो कुछ नहीं करेंगे सर। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, दे ऑल्सो पे द इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ, एहसान किया है साहब, 6% पर एनम। और वो भी पता है कब? 60 डेज में रिफंड नहीं आया, आपने जो अप्लाई किया उसके 60 डेज में रिफंड नहीं आया, तो आफ्टर 60 डेज मतलब 61st डे से यू विल गेट द इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। और हमसे 18, वो भी वेरी नेक्स्ट डे। चले चोर, गलत हो रहा नहीं हो रहा मुझे बताओ आप लोग, आवाज नहीं आ रही हुई? अरे हाँ है ना, खुद के लिए 6%, वो भी 61st डे से, और हमारे लिए 18%, वो भी वेरी नेक्स्ट डे से। गलत हो रहा नहीं हो रहा सर? तो क्या करना चाहिए, सही क्या करना चाहिए? या तो खुद के लिए भी, या तो हमारे लिए भी कितना कर दो 6, या खुद के लिए भी कितना कर दो। ठीक है, बात कर लेते सर। सोचो अब इस पे ध्यान से कि अगर हमारे लिए 6% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट कर दे तो सोचो क्या होगा। सर कोई पैसा भरेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि लोन का इंटरेस्ट सर बहुत हायर होता है। लोग क्या करेंगे? बैंक से लोन नहीं लेंगे, टैक्स लेट पे कर देंगे सर। आज मान लो किसी का मंथली टैक्स पे करना होता है कितना, 1 CR, उसको 5 करोड़ के वर्किंग कैपिटल की लोन की जरूरत है सर, वो 5 महीने टैक्स पे नहीं करेगा। हो गया 5 करोड़ अरेंज, वो भी 6% पर एनम, एफडी से भी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट नंबर ऑफ डेज के हिसाब से। और कभी मान लो फंड्स अरेंज हो जाए तो पे कर दो, इंटरेस्ट बंद। और कभी मान लो उसको लगे नहीं यार 5 करोड़ से काम नहीं हो रहा, 6 करोड़ चाहिए, चला 1 महीना और लेट किया विदाउट एनी सिक्योरिटी। कोई सर आपको प्रोजेक्ट फाइनेंस कराने की जरूरत नहीं है, कोई सर आपको बैंक में अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, कोई सिक्योरिटीज नहीं देनी, मजा आ गया जीवन के अंदर। 6% पर एनम, मजा आ जाएगा जीवन में सर। फिर तो आप सोचिए, जो देश के कई सारे ऐसे दिमाग वाले लोग हैं बेटा, बेटा था सर अभी बताया, आइडिया दिया, वो तो मिसयूज करेंगे ना प्रोविजन का यार। हाँ है ना सर? अगर हमारे लिए 6% कर दिया तो बताइए क्या वो सही है क्या यार? तो क्या मैकेनिज्म ऑफ जीएसटी कलेक्शन सही हो पाएगा क्या यार? नहीं। तो सर लोगों, गवर्नमेंट ने देखा कि ऑन एन एवरेज मार्केट में अगर पब्लिक कोई बिजनेसमैन लोन लेने जाता है तो व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? अराउंड 12%,
13-14% के आसपास मिलता है बच्चों। क्लियर? थोड़ा सा इसका हायर एंड कर दिया, कितना? 18% पर annum, सो दैट कोई जानबूझ के लेट ना करे। हाँ है ना? अब आप मुझे बताओ, अगर हमारे लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 18% किया तो क्या गलत किया है या सही किया? आवाज आ रही? ओए, गवर्नमेंट कौन? लोग किसने बनाया है? हमने बनाया है। तो 18% पर annum अगर हमने ही रेट ऑफ इंटरेस्ट रखा है तो क्या गलत किया है? तो 6 तो नहीं होना चाहिए, 18 इज करेक्ट। ओके सर, हमारे लिए 18 ठीक है, इनके लिए भी 18 कर दो। सोचो अगर गवर्नमेंट भी अगर रिफंड दे रही है और वहां रेट ऑफ इंटरेस्ट 18% पर annum कर दे तो क्या होगा? सर लोगों का तो इन्वेस्टमेंट का अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा सर, एक नया वेंचर खुल जाएगा भाई। 18% शेयर मार्केट में सर लाल ही दिख रहा सब। सर मार्केट तो रोज बढ़ता है, हमारा लाल ही दिखता है सर। 18%। एफडी में सीनियर सिटीजन को 8% मिलता है मैक्सिमम सर, हमारे लिए 18%। लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट का नया वेंचर खुल जाएगा। आज कहां इन्वेस्ट करना है? चलो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इन्वेस्ट करके आते हैं। आज कहां इन्वेस्ट करना है? चलो आज जीएसटी एक्स्ट्रा पे कर देते हैं। इधर क्या होगा? गवर्नमेंट ऑफिसर बोलेगा भाई साहब आपका रिफंड अभी नहीं चाहिए। है ना सर? क्लियर? तो सर हैविंग रिगार्ड टू अगेन दिस मार्केट सिचुएशन, सर एफडीज रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? अराउंड 6-7% रहता है। इसलिए गवर्नमेंट बॉन्ड्स वगैरह पे आपने देखा होगा ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है। इसलिए गवर्नमेंट ने अपने लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना किया है? 6% पर annum किया है। 18% सही नहीं है। अब मुझे बताओ सही है गलत है सर? हमारे लिए 18 सही है कि नहीं सर? उनके लिए 6 सही है कि नहीं सर? और रिफंड प्रोसेस करने में टाइम लगता है ना यार, इसलिए 60 डेज का टाइम दिया है साहब। हाँ है ना मालिक? अरे यस या नो? क्योंकि रिफंड एप्लीकेशन ऑफिसर वेरीफाई करेगा, चेक करेगा सही में बनता है कि नहीं बनता, रिफंड सब कुछ देखेगा, उसके बाद रिफंड देगा ना यार। क्लियर? तो सर अब आप मुझे बताओ, हमारे लिए 18 और गवर्नमेंट के लिए 6 सही है कि नहीं है सर? परफेक्ट है कि नहीं सर? कुछ देर पहले क्या हम सोच रहे थे? चोर, हमारे लिए 18 इनके लिए 6, गलत हो रहा है, बड़ी नाइंसाफी है, गलत हो रहा है तो। हाँ है ना सर? और अब परफेक्ट है। यही डिफरेंस है अकाउंटेंट और चार्टर्ड अकाउंटेंट में सर, यही डिफरेंस है सर एक प्रोफेशनल सीए, सीएमए में और एक नॉर्मल अकाउंटेंट में। आप मुझे बताइए सर, अगर आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया तो आपका दिल क्या कह रहा है? सही है कि नहीं सर? दैट्स व्हाट आई हैव टू डू हियर। समझे मेरी बात? सर आप बताइए, हर एक प्रोविजन इस तरह से हमने बनाया होगा कि नहीं बनाया होगा यार? बस बात क्या है, हमको समझना है। बात क्या है? आखिर वो क्यों हुआ वो समझने का है। हम क्या करते, क्या है वो याद कर लिया। अगर इतना किया है तो जिंदगी भर गाली दे के याद करते सर कि हमारे लिए 18 है, खुद के लिए 6 है सर। वो मैच्योरिटी नहीं आती सर। जब हम नहीं समझ पाएंगे, देश की जनता को क्या समझाएंगे सर? व्हाट द इंस्टीट्यूट एक्सपेक्ट फ्रॉम अस? क्योंकि सर डिग्री मिलने के बाद हम देश के लोगों को समझा पाएंगे कि आपके लिए एप्लीकेबल है और क्यों है, और किसी गिवन सिचुएशन में आप उस लॉ को अप्लाई कर पाए। दैट्स व्हाट इज एक्सपेक्टेड ना यार। तो हमको भी क्या करना है जब हम पढ़ाई कर रहे हैं? ये हमको मौका मिला है पढ़ने का यार। हमको हर एक चीज उसी एंगल से समझनी है कि हम देश को समझा पाए। और अगर आपने इस तरह से पढ़ लिया, आप देखिए पढ़ाई मजेदार नहीं लगी, गारंटी मेरी आपसे। सर जीएसटी को वन ऑफ द बेस्ट सब्जेक्ट में आपके लिए बनाऊंगा, मेरी गारंटी है। अगर आपने और मैंने मिलके यहाँ डेली बेस पर पढ़ाई कर ली, जो वीडियो क्लासेस में, प्लीज मेंटेन द सिंसियरिटी, बस बाकी मेरा काम है। सर मेरी गारंटी आपसे, दिस सब्जेक्ट विल बी वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट, दिस सब्जेक्ट विल बी वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट फॉर यू ऑल गाइस, गारंटी। क्लियर? बस आप मेरे साथ साथ बात करते जाइए और डिस्कस करते जाइए, सुनते जाइए और मेरे को बोलते जाइए, आंसर देते जाइए। एंड सर डिस्कशन के साथ साथ हम बात पूरी पढ़ देंगे सर। अरे हाँ है ना? मजा आया कि नहीं आया भाई? आवाज नहीं आ रही? ओए पक्का 100%? तो विद दिस लॉजिक्स, विद दिस कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेगा इनडायरेक्ट टैक्स? अरे पक्का 100%? आइए बच्चों, सर आइए। अब मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगा कहां से? जब जीएसटी नहीं था वहां से सर। जीएसटी तो अभी तो इंडिया में आया ही नहीं, मान लो सर अभी। वैसे डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी जीएसटी क्या इंडिया में? 1 जुलाई 2017। जब जीएसटी नहीं था तब क्या था? सर्विसेज पर सर्विस टैक्स था, सेल ऑफ गुड्स पर वेट था, ऑन मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स एक्साइज ड्यूटी वाज देयर। ठीक है, ये 3 बड़े टैक्सेस थे, मेजर टैक्सेस थे। कुछ मिसलेनियस टैक्सेस और भी थे जो जीएसटी में सबस्यूम हो गए, मर्ज हो गए। हाँ है ना मालिक?
सर तो बिफोर जीएसटी जो टैक्सेस थे, मैं पहले उनकी बात कर रहा हूं, उसमें आखिर क्या लैकुना था, क्या डिफिकल्टी थी जिसकी वजह से जीएसटी को लाया गया, और इंडिपेंडेंट इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म किसी को अगर बोला जाता तो वो है क्या, जीएसटी। आखिर ऐसा क्यों, ये तो बात कर ले हम थोड़ा। अरे स्टार्ट करें क्या बच्चों? सर ओके, अमेंडमेंट ऑफ द रिटर्न्स, तो इस तरह की कुछ बातें हम और करते हैं। सर पहले एक बार बेसिक चीजें मैं शुरू करता हूं कि आखिर क्या डिफिकल्टी थी जिसकी वजह से जीएसटी आया। पर मैं कह रहा हूं कि अभी डिफिकल्टी को पढ़ने से पहले लो क्या था, पहले वो समझ लें बेसिक कॉन्सेप्ट। अरे हाँ है ना भाई, आइए बच्चों। तो सर सपोज यू आर अ मैन्युफैक्चरर, यू आर अ मैन्युफैक्चरर, आई एम अ मैन्युफैक्चरर। ये मार्कर्स बनाता हूं सर मैं, आई एम अ मैन्युफैक्चरर ऑफ दिस मार्कर्स। यहां रोज मार्कर बनेंगे, ये अपनी फैक्ट्री सर। ओके सर सुनना ध्यान से, मैंने मार्कर बनाने के लिए इनपुट्स परचेज किए। क्या परचेज किया मालिक? इनपुट परचेज किया, मान लो ₹100 में। सर जब मैंने परचेज किया, किससे परचेज किया? मैन्युफैक्चरर से परचेज किया। किससे परचेज किया मालिक? मैन्युफैक्चरर से मैंने इनपुट परचेज किया, रॉ मटेरियल परचेज किया। सर मैन्युफैक्चरर ने जब गुड्स बनाया होगा उस पर एक्साइज लगाएगा बेटा वो। सपोज वेट नहीं था, अभी वेट की बात थोड़ी देर बात करेंगे बेटा हम, हाँ है ना। अभी हम बात करें केवल एक्साइज की। ओके मालिक, चलिए। तो सर जब मैंने 100 में इनपुट परचेज किया होगा, एक्साइज ड्यूटी 10%, ₹10 लगा होगा, टोटल 110। ये परचेज इनवॉइस मैंने लिया होगा सर। मैंने गुड्स परचेज किया कितने में? 110। मेरी कॉस्ट थी कितनी? 110। मैंने अब वो प्लास्टिक परचेज किया, वो रबर परचेज किया, वो रॉ मटेरियल परचेज किया जिससे मैं आउटपुट गुड्स बनाने वाला हूं। अब मैंने क्या किया? उसका प्रोसेस किया, हाँ है ना भाई। और अल्टीमेटली मैंने अपना आउटपुट गुड्स बनाया साहब। अब आउटपुट गुड्स जो बनाया मैंने, बहुत सारे एक्सपेंसेस किए होंगे, अपना प्रॉफिट मार्जिन भी ऐड किया होगा, हाँ है ना मालिक। वो एक मार्केट पे एलोकेट हुआ ₹40, विच इज कॉल्ड वैल्यू एडिशन। क्या बोलते हैं सर उसको? इसमें मेरे एक्सपेंसेस भी आ गए, मेरा प्रॉफिट मार्जिन भी आ गया, सब कुछ आ गया बच्चों। क्लियर? ओके, 110 मेरा इनपुट का कॉस्ट था, ₹40 मैंने वैल्यू एडिशन किया, अल्टीमेटली इट बिकेम ₹150। 150 मेरा क्या बन गया? आउटपुट गुड्स। अच्छा बन गया ना, बन गया मतलब मैंने बनाया है बेटा, मैंने मैन्युफैक्चर किया है। मैन्युफैक्चर किया तो क्या लगेगा? एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी कितना है बेटा? 10%। सपोज 10% द रेट ऑफ एक्साइज ड्यूटी, ठीक है। ₹15 एक्साइज लग गया, टोटल कितना हो गया मालिक? 165। मैंने आउटपुट गुड्स बना के 165 में सेल कर दिया। कितने में सेल कर दिया मालिक? और डायरेक्ट मान लो एंड कंज्यूमर को बेचा है मैंने। यू टेल मी, पार्लियामेंट हम लोग सर हमने डिसाइड किया क्या कि मार्कर्स पे रेट ऑफ टैक्स विल बी 10%। मार्कर पे रेट ऑफ टैक्स विल बी 10%। 150 का 10% कितना होता है सर? 15 हमने दिया, कस्टमर ने दिया, मैंने गवर्नमेंट को पे किया। यस या नो? ध्यान से देखिए बाप, मार्कर जब कस्टमर तक पहुंचा है, टोटल एक्साइज गवर्नमेंट को कितना मिल गया है? ध्यान से देखेंगे अगर हम, तो सर हमसे गवर्नमेंट ने टैक्स लिया कितना? 10 यहां, 15 यहां, टोटल एक्साइज 25। ₹10 लगा इनपुट स्टेज पर, 15 लगा आउटपुट स्टेज पर, अल्टीमेटली टोटल टैक्स वाज ₹25। सर अगर ये 25 नहीं होता तो मार्केट कितने में बिकता बेटा? 140। 140 कैसा? 100 तो कॉस्ट ऑफ इनपुट्स, वैल्यू एडिशन मेरा 40, टोटल कम्स टू 140, हाँ है ना। अल्टीमेटली 140 वाज दी वैल्यू ऑफ मार्कर्स, जिस पर मैंने एक्साइज एक तरह से एंड कंज्यूमर ने कितना पे कर दिया है बेटा? ₹25। ₹25 इज द रेट ऑफ एक्साइज। एक सेकेंड, ओके सर, ₹25 is the rate of excise, is the amount of excise which is paid on markers sold to the end consumer। आप मुझे बताइए सर वैल्यू ऑफ मार्कर कितना है? 140। सर अल्टीमेटली हम लोगों ने मार्कर्स पर रेट ऑफ टैक्स कितना रखा बेटा? 10%। सो 10% शुड बी 14 ना, और हुआ कितना अल्टीमेटली?
यस या नो? क्या सही हो रहा है? ये क्या सही हो रहा है सर? अल्टीमेटली 10% के नाम पर बहुत हैवी टैक्सेस लग रहे हैं सर, ये तो विच इज नॉट द एम ऑफ द लॉ मेकर्स। इसीलिए सर हमने एनालाइज किया, हमने गवर्नमेंट से बात करी, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, स्ट्राइक कर दिया, कैंडल मार्च कर दिया मरीन ड्राइव, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा सर। भाई साहब आप 10% के नाम पर हमसे 25 रुपये ले रहे हो, ये तो मैंने 2 स्टेप बताई बेटा। मान लो ऊपर प्लास्टिक बनाने से पहले केमिकल बनाया होता, केमिकल भी किसी और इनपुट से बना होता, फिर उससे केमिकल से फिर प्लास्टिक और अदर रॉ मटेरियल्स, और फिर उससे मार्कर, फिर मैं आपको बेच रहा हूं, सोचिए कितनी बार टैक्स लग गया होता। हाँ है ना भाई? तो हमने कहा ये तो गलत हो रहा है सर, तो हमने इसको क्या किया, एनालाइज किया, इसका ब्रेकअप किया सर। ये देखिए सर, ये आखिर गलत क्या हो रहा है, इसको थोड़ा सा हमने एनालाइज किया। सपोज 25 रुपी वॉज द टोटल टैक्स, जो हमने लास्ट एग्जांपल में देखा सर। हाँ है ना मालिक? अच्छा 25 कैसा है सर? 10 प्लस 15, 10 कैसा है सर? अच्छा एक बात और, ये जो मैं यहाँ क्लासरूम नोट्स मैंने लिखे यहाँ पे आपके लिए, और भी आगे लिखूंगा, इसका पीडीएफ फाइल मैं आप सबके साथ शेयर कर दूंगा। जो वीडियो क्लासेस में है, आपकी जो गूगल ड्राइव मैंने शेयर करी है, उसमें एक इंपॉर्टेंट पीडीएफ नाम का एक फोल्डर होगा, उसमें मैं ये क्लासरूम नोट्स शेयर कर दूंगा, सो दैट आप जब भी आपको टाइम मिले, आप चाहे तो इसको अपने नोटबुक में नोट कर ले, या आप चाहे तो इसको प्रिंट आउट निकाल ले, जैसा भी आपको यूज करना आप यूज कर सकते हो, और डेली बेस पे मैं अपलोड करता जाऊंगा इसको। ओके, सो दैट आप और मैं यहाँ पर केवल इंटरेक्ट करते रहे, बात करते रहे, कॉन्सेप्ट को समझते रहे, लिखने में हमारा माइंड डाइवर्ट नहीं करे सर। क्लियर? और जिसको लिखने की आदत है वो लिखो, वो कोई दिक्कत नहीं सर। हाँ है ना? बस अपना फ्लो चलना चाहिए, इंडायरेक्ट टैक्स का ऐसा लगना चाहिए बस चल रहा है कहानी मस्त वाला एकदम। ओके, तो सर पॉइंट ये है मेरा कि 25 कैसे है सर? 25 कैसा है मालिक? 10 प्लस 15, 10 प्लस 15 कितना हो गया? 25। 10 कैसा है मालिक? 10% ऑफ 100। 15 कैसा है? 10% ऑफ 150। क्लियर? हाँ है ना सर? ओके, 100 क्या था सर? इनपुट की कॉस्ट, जिस पर 10% पे किया, 10 हुआ, कोई तकलीफ नहीं सर। आगे बढ़े तो 150 पे 10% लगाए। हाँ है ना सर? 150 पे क्या लगाया सर? ये 150 कैसा है, उसका ब्रेकअप किया। 150 आया कैसे बच्चों? 100 प्लस 10 प्लस 40। 100 क्या था? इनपुट। 150 का 10% लगा, मतलब 100 पे भी 10% लग गया सर। 150 का 10% लगा, मतलब 10 पे भी 1% लग गया सर। एक्साइज ड्यूटी पे भी 10% लगा है मालिक। हाँ है ना? और सर वैल्यू एडिशन का जो अमाउंट था उस पे भी 10% लगा, ₹4। हाँ है ना सर? टोटल कम्स टू 15। यस या नो? ये तो ब्रेकअप करके बताया कि हुआ क्या। अब इसको एनालाइज करके कि आखिर ये हो क्या रहा है। भाई साहब ये क्या है? इनपुट्स। इनपुट्स पे 10% लगा, प्लास्टिक बनाया, इनपुट बनाया, उस पे एक्साइज लगा 10%। ओके, क्योंकि एक्साइज की रेट प्लास्टिक की कितना है? 10% पे किया। ओके, कोई तकलीफ नहीं। नेक्स्ट स्टेप जब आए, ये क्या है सर? ये क्या था? गजब कर रहे हो यार। जिस ₹100 पे हमने ऑलरेडी टैक्स पे कर दिया, उस 100 पे वापस से टैक्स लग रहा है सर। हाँ है ना मालिक? जिस 100 पे मैंने टैक्स पे कर दिया था, उसी 100 पे वापस से टैक्स लगा रहे हो। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड मल्टीपल टैक्सेशन। क्या कहते हैं इसको हम? मल्टीपल टैक्सेशन। वहां हमने पकड़ा गवर्नमेंट को कि भाई साहब ये तो हमारे साथ बड़ा अत्याचार हो रहा है सर, एक्सप्लॉइट कर रहे हो हमको आप सर, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और सर ऐसे केस में हमने बोल दिया क्या, जिस अमाउंट पर आपने टैक्स ले लिया हमसे, उसी अमाउंट पे वही टैक्स वापस ले रहे हो सर। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। एंड सर हमने बोल दिया दिस इज कॉल्ड मल्टीपल टैक्सेशन, नहीं चलेगा। गवर्नमेंट ने भी एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है साहब नहीं चलेगा। क्लियर? सेम टैक्स ऑन सेम वैल्यू मल्टीपल टाइम्स इज कॉल्ड मल्टीपल टैक्सेशन। अच्छा मैंने यहां 2 स्टेप भी लिखी सर कि इनपुट से आउटपुट बना बेटा, तो वैसे डबल टैक्सेशन बोल सकते हो सर इसको। हाँ है ना सर? पर मैंने 2 स्टेप लिखी इसलिए, 3 स्टेप होती तो ट्रिपल टैक्सेशन, 4 टाइम टैक्सेशन, इसलिए बेटर वर्ड क्या है? मल्टीपल टैक्सेशन। ओके, मल्टीपल टैक्सेशन इज द बेटर वर्ड। ओके मालिक? चलिए फिर अब हम आए कहां पर? 10 पर। 1 मिनट, 150 पर एक्साइज लगा है ना? 150 इंक्लूड्स 10 ऑल्सो। 10 क्या है सर? ओ भाई, एक्साइज पे एक्साइज, हद कर दिया आपने यार। एक्साइज ड्यूटी पे एक्साइज ड्यूटी यार, क्या सही हो रहा है क्या? आ रही है?
आवाज नहीं आ रही ओए? नहीं सर, एक्साइज ड्यूटी पर एक्साइज ड्यूटी, तुमको वैल्यू ऑफ गुड्स पे एक्साइज लेना है कि एक्साइज पे एक्साइज लेना है यार? सो दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग एंड सर दिस इज व्हाट इज कॉल्ड cascading effect of taxation. Same tax on same tax is called cascading effect. क्लियर? आदमी जोश में आ गया, बोला नहीं चलेगा नहीं चलेगा, फिर गवर्नमेंट बोला क्या नहीं चलेगा सर? ये क्या है? वैल्यू एडिशन। क्या वैल्यू का पार्ट है? आवाज नहीं आ रही ओए? क्या इस पे पहले कभी टैक्स लगा है? वैल्यू ऑफ गुड्स पे टैक्स लगना चाहिए, लगना चाहिए, वैल्यू का पार्ट है, बिल्कुल लगेगा टैक्स, इसलिए लगेगा, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। मतलब अल्टीमेटली कंक्लूजन क्या रहा कि सर यहां पर फर्स्ट स्टेप पे जब इनपुट पे आपने 10 रुपए टैक्स लगाया, सही था? आवाज आ रही हो? सही था। अगली स्टेप पे जब टैक्स लगाओ तो पूरे 150 पे मत लगाओ, किस पे लगाओ? केवल 40 क्या है? वैल्यू एडिशन पे टैक्स लगाओ। मतलब नेक्स्ट स्टेप पे टैक्स लगाओ बट ओनली ऑन द अमाउंट ऑफ, तो नेक्स्ट स्टेप पे टैक्स लगेगा केवल वैल्यू एडिशन पे लगेगा। इसलिए जितनी भी सर ध्यान देना, फर्स्ट टाइम जब गुड्स बनेगा वहां से लेकर जब एंड कंज्यूमर तक गुड्स जाएगा, जितनी बार वैल्यू एडिशन होगा उतनी बार टैक्स लगाओ, बट केवल ऑन द अमाउंट ऑफ वैल्यू एडिशन पे टैक्स इज कॉल्ड वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडिशन पे टैक्स इज कॉल्ड, और यही टैक्स अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का होता तो उसको बोलते हैं क्या? सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स, सेनवेट। और यही टैक्स अगर स्टेट गवर्नमेंट का तो क्या बोलते हैं बेटा उसको? वेट। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड फंडामेंटल ऑफ वेट एंड सेनवेट। समझ में आ रहा है कुछ? आवाज नहीं आ रही हुई? पक्का? तो सर वहां से फंडा आया किसका? वैल्यू एडेड टैक्स का, विच इज कॉल्ड वेट। और सेंट्रल लेवल की बात करें तो हम सेनवेट। तो देखते हैं आखिर हमने जो पढ़ा उसी को मैंने टेबल फॉर्म में लिख दिया, देखते हैं कैसे चलेगा। मान लो इनपुट परचेज किया कितने में सर? आपने 100 में। वही एग्जांपल सर हमारा 100 में परचेज किया बेटा आपने, उस पे एक्साइज ड्यूटी 10%, कितना? 10 रुपी। 10 रुपी पे किया हमने सर, यस या नो? 10 रुपी पे किया, टोटल हो गया 110। क्लियर? सर कॉस्ट हो गई 110, मैंने अपना वैल्यू एडिशन किया कितना बेटा? 40। सर आउटपुट गुड्स बन गया अल्टीमेटली 150 का। अब जब टैक्स लगेगा, जब मैंने आउटपुट गुड्स बना के बेचा है उस पे एक्साइज लगेगा 10%, बट नॉट ऑन एंटायर रुपीज 150। किस पे लगेगा बच्चों? ओनली ऑन द अमाउंट ऑफ वैल्यू एडिशन विच इज रुपीज 40। 40 का 10% होता है कितना? 4। सो अल्टीमेटली 154। और अल्टीमेटली कस्टमर ने परचेज किया मार्कर, जो आउटपुट गुड्स परचेज किया उसने, सर अल्टीमेटली उसकी वैल्यू क्या थी विदाउट टैक्स? 140। उस पर 10% कितना होता है बेटा? 14। सो अल्टीमेटली टोटल 154 ही उसने पे किया, जितना पे करना चाहिए उतना ही पे किया, ना ज्यादा ना कम। हाँ है ना सर? पक्का? पक्का? डन? ठीक है सर। तो यहां से कॉन्सेप्ट आया किसका? वैल्यू एडेड टैक्स का। ये मैंने कस्टमर को बिल बना के गुड्स दे दिया। क्लियर? ना मल्टीपल टैक्स हुआ, नहीं कैस्केडिंग इफेक्ट हुआ। पक्का? मजा आया कि नहीं आया सर? ठीक है, देखते हैं। चलो एक चीज बताओ आप, क्या आपने कभी कोई मोबाइल परचेज किया है? चोरी तो नहीं किया मेट्रो में? सर परचेज किया, सपोज परचेज किया कितने में? 15,000 में सर। सपोज सर उस पर 10% टैक्स की रेट है सर, कितना मालिक? कितना होता है बेटा? ऐसे क्या देख रहे हो मेरे को कि सर ये क्या आप भूल गए मैथ्स? क्या अभी 15,000 का 10% कितना होता है बेटा? 1,500। मैंने कितना लिखा है? क्या ऐसा कभी बिल देखा आपने बेटा? ध्यान से देखो, मैंने 2 जीरो ऐड किया और कुछ नहीं किया सर। अभी तो आप बोलते मजा आ गया सर, मल्टीपल टैक्स हट गया, कैस्केडिंग इफेक्ट हट गया, मजा आ गया सर, हमारी स्ट्राइक बिल्कुल खत्म हो गई सर, कैंडल मार्च बंद। क्या प्रैक्टिकली कभी आपने देखा है? मैं क्या चाहता हूं सर, हम कॉन्सेप्ट तो पढ़े पर साथ में प्रैक्टिकलिटी को नहीं छोड़े सर। क्या आपने कभी ऐसा बिल देखा है क्या? कभी नहीं सर। तो आपने तो बिल देखा हो कौन सा? 15,000 का 10% 1,500 बेटा सर। तो मल्टीपल टैक्स कैस्किंग पे कितनी बार हो रहा होगा सर? हाँ है ना? क्लियर? तो कॉन्सेप्ट तो सेनवेट का आया, अच्छा आया,
पर परफेक्शन से दिख नहीं रहा है सर। ये इंप्लीमेंट कैसे हो पाएगा यार? ये हमको केवल थ्योरी में नहीं पढ़ना है, प्रैक्टिकल भी तो कनेक्ट करना है बच्चों। आवाज नहीं आ रही देखो यार। तो सर कॉन्सेप्ट तो आ गया वैल्यू एडेड टैक्स का सर, पर ये कॉन्सेप्ट जब हमने इंप्लीमेंट करना चाहा तो सर जब सप्लायर बिल बनाता है 15,000 का, 10% टैक्स लगाता है कितना? 400। क्या सही है क्या यार ये? नहीं। तो सर कस्टमर बोलता है ये क्या हो रहा है, गवर्नमेंट भी बोलती है क्या तूने 15,000 में गुड्स बेचा है तो 15,000 पे टैक्स पे करना भाई। और कस्टमर को गवर्नमेंट ने बोला हुआ है कि जितना आप कस्टमर से टोटल टैक्स लेते हो वो पूरा बिल पे दिखना चाहिए सर। तो अल्टीमेटली कस्टमर की पॉकेट से पूरा 10% गया है ना 1400 इसमें कहीं ना कहीं। इस वाले एग्जांपल देखो, 14 पे हुआ कि नहीं हुआ कस्टमर को? अल्टीमेटली कस्टमर की पॉकेट से 14 पे हुआ कि नहीं हुआ है सर? तो पूरा बिल पे इंडिकेट करो, ऐसा गवर्नमेंट बोलती है सर। तो पूरा टैक्स चार्ज करो। तो वहां से कॉन्सेप्ट आया किसका? सेनवेट क्रेडिट का। किसका कॉन्सेप्ट आया बच्चों? अब तो हमने पढ़ा था क्या अभी तक? वेट और सेनवेट। अब आ रहा है क्या? सेनवेट क्रेडिट। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है साहब? बिल पे पूरे पे टैक्स लगाओ सर। क्या बोलता है मालिक? जैसे आपने 140 इज द वैल्यू ऑफ गुड्स, उस पे पूरा 14 रुपी टैक्स दिखाओ, टोटल 154। इस तरह का बिल बनाओ सर आप। अब हमने बोला पूरी सेल प्राइस पे अगर बिल पे टैक्स लगा देंगे, पूरी सेल प्राइस पे अगर टैक्स लगा देंगे तो वही मल्टीपल टैक्स और कैस्केड इफेक्ट हो जाएगा सर। पर गवर्नमेंट ने बोला अरे नहीं चिंता मत करो, आपने परचेज पे जो टैक्स पे किया होगा, क्या बोला सर? उसका हम तुम्हें क्रेडिट दे देंगे, उसका हम तुम्हें इनपुट टैक्स क्रेडिट दे देंगे, उसका हम तुम्हें बेनिफिट दे देंगे सर। इसलिए कॉन्सेप्ट आया किसका? सेनवेट क्रेडिट का। अब वो कैसे चलेगा वो देखना ध्यान से सर। धीरे धीरे हम बिल्ड कर रहे हैं कॉन्सेप्ट को सर। ध्यान देना, मैंने बताया आपने याद किया, ऐसा नहीं होना चाहिए लाइफ में। हम बिल्ड करेंगे यहां बना के सर। यहां हर कॉन्सेप्ट हम बनाएंगे, हम कॉन्सेप्ट याद करने नहीं आए, हम इन डेप्थ हर चीज को समझना है। ठीक है, देखते सर। मैं आपको पूरा वो फॉर्मूला बता रहा हूं, जैसे आपने कई सारे फॉर्मूला याद किए होंगे सर। मैं आपको एक एक फॉर्मूला डिराइव करके बताऊंगा कि कैसे डिराइव होता है सर। ये क्लियर? पूरा जीएसटी, पूरा कस्टमर इस तरह से हम पढ़ने वाले। ध्यान से सुनिए, इन्वॉल्व होकर बात करिए। मान लो अगेन वही एग्जांपल, इनपुट परचेज किया कितने में सर? 100 में। अच्छा मैंने बोला मान लिया, मान लो, तो आपको बोलना है क्या? मान लिया। और कोई ऑप्शन है क्या आपके पास? फिर सर मान लो, हाँ ऐसे धीरे धीरे माहौल बनता रहेगा धीरे धीरे। सर आपने इनपुट परचेज किया कितने में सर? 100 में। यू परचेज द इनपुट फॉर रुपीज 100, जिससे परचेज किया उसने एक्साइज चार्ज किया होगा रुपीज 10। यस या नो? टोटल कम्स टू रुपीज 110। आपने इनपुट परचेज कर लिया 110 का। अब ये इनपुट आपके आउटपुट गुड्स में काम आने वाला है, ऐसा आउटपुट गुड्स जिसपे अगेन क्या लगने वाला है? एक्साइज ड्यूटी सर। अब परचेज पे एक्साइज पे किया, सेल पे जब एक्साइज लगेगा, गवर्नमेंट ने बोला क्या? पूरी सेल प्राइस पे टैक्स लगाने का है। अब पूरी सेल प्राइस इंक्लूड्स 100 ऑल्सो ना यार? अच्छा से हाँ नहीं आया, अच्छा से यस नहीं आया। 140 इंक्लूड्स 100 ऑल्सो ना यार? Now you tell me, entire 140 इंक्लूडिंग 100 पे टैक्स लग जाएगा, तो वो 100 पे जो टैक्स पे किया था हमने ऑलरेडी कितना? 10। ये तो डबल बार लग जाएगा ना यार। इसलिए गवर्नमेंट ने बोला क्या? चिंता मत कर मंगल, जो तूने परचेज पे टैक्स पे किया है उसका हम तुम्हें क्या दे देंगे? सेनवेट क्रेडिट दे देंगे। तो मैंने सेनवेट क्रेडिट अवेल किया जब मैंने गुड्स परचेज किया। मुझे पता है ये गुड्स किस में काम आने वाला है? ऐसे आउटपुट गुड्स में काम आने वाला है जिसपे अगेन क्या लगने वाला है? एक्साइज पूरी वैल्यू पे लगने वाला है साहब। इसलिए परचेज में जो मैंने एक्साइज पे किया उसका मैंने क्या ले लिया? सेनवेट क्रेडिट अवेल्ड। अभी मेरे लिए अवेलेबल है वो। आई टुक द सेनवेट क्रेडिट, मैंने सेनवेट क्रेडिट ले लिया। क्लियर? अब बताइए मेरे को 110 में से 10 का अगर मेरे को बेनिफिट मिल गया, एक तरह से मेरे करंट असेट हो गया बेटा ये, तो मेरी कॉस्ट कितनी होगी सर? 100। माई कॉस्ट बिकेम रुपीज 100। अगेन मैंने वैल्यू एडिशन किया, वही मेरा फिगर सेम है सर, क्योंकि फिगर चेंज करने से मतलब नहीं, कॉन्सेप्ट बदल जाएगा। फिगर सेम, मैंने वैल्यू एडिशन किया कितना बेटा? 40। सर मेरे सारे एक्सपेंसेस, मेरा प्रॉफिट मार्जिन पर मार्क रहा है कितना? 40। अल्टीमेटली सेल प्राइस कितना आ गया बच्चों? जल्दी बताइए। 140 इज द सेल प्राइस। यस या नो? 140 इज द सेल प्राइस। अब सर जब मैं 140 का गुड्स मैंने बनाया है, बनाया मतलब एक्साइज लगेगा बच्चों इस पे?
हाँ है ना सर। एक्साइज ड्यूटी चार्ज किया 10% कितना होता है 14, अल्टीमेटली 154 का बिल बना। अब सर कस्टमर को मैंने पूरा बिल बना के दिया सर, 140 प्लस 10% कम्स टू 154। हाँ है ना भाई, अरे हाँ है ना भाई। अब इसमें 14 क्या है, 14 इज एक्साइज का अमाउंट बेटा। हाँ है ना सर। एंड एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी बोलते हैं इसको प्रैक्टिकली। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी इज द रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट सर। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी इज द रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। मैं किसको पे करूंगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करूंगा। एक्साइज मेरा रेवेन्यू नहीं है, मैंने तो इनडायरेक्ट टैक्स ना यार, गवर्नमेंट के बिहाफ पे कलेक्ट किया आप लोगों से। अब जब 14 में गवर्नमेंट को पे करने जाऊंगा तब एकदम याद आया क्या, वो 10 रुपए ऑलरेडी पे किया हुआ सर मैंने, एक तरह से एडवांस टैक्स सर। आवाज यार, देखो यार क्लियर। जिसका गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया था कि मंगल चिंता मत कर, वो 10 रुपए जो तूने परचेज पे टैक्स पे किया उसका तेरे को बेनिफिट बाद में दे देंगे हम। तो अब जब मैं 14 पे करने गया, मैंने क्या किया, 10 का सेनवर्ड क्रेडिट यूज किया और बैलेंस 4 पे किया। भारत माता की जय। वहां से कॉन्सेप्ट आया किसका, सेनवेट क्रेडिट का। यहां समझ में आया कि नहीं आया। अब आप मुझे बताओ कि सर अल्टीमेटली कस्टमर की पॉकेट से टैक्स कितना गया है, आवाज नहीं आ रही हुई, 14। यस या नो। कस्टमर के बिल पे कितना टैक्स लिखा है मैंने, 14। कस्टमर से लिया भी कितना है, क्या डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई एक्स्ट्रा टैक्स लिया है क्या सर। गवर्नमेंट को रेवेन्यू कितना गया है, कितना जाना चाहिए, परफेक्ट हो रहा है क्या सर। इसलिए कॉन्सेप्ट आया किसका, सेनवेट क्रेडिट का। तो सर अब आप और हम मिलके एक बात जरूर शेयर करेंगे, बताओ आखिर ये 10 का क्रेडिट क्यों मिला। हाँ जी सर, अब आप और हम बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे कि 10 का क्रेडिट मिला ना सर, इसमें 10 का क्रेडिट क्यों मिला। हाँ जी, क्योंकि हाँ करेक्ट, यस। और मल्टीपल टैक्सेशन और कैस्केडिंग इफेक्ट को हटाने के लिए सर, क्योंकि अगर क्रेडिट नहीं मिलता तो क्या होता, हमारी कॉस्ट 110 होती सर, आउटपुट की वैल्यू 150 हो जाती बच्चों, और अल्टीमेटली वही 15 रुपये का लगता पूरी वैल्यू पे टैक्स, तो मल्टीपल टैक्स होता, कैस्केडिंग इफेक्ट होता। हाँ है ना भाई। और क्या आंसर हो सकता है सर, हमने परचेस पे टैक्स पे किया है। अरे यस नो सर, हम सब बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कॉमन सेंस में कि सर परचेस पे टैक्स पे किया इसलिए क्रेडिट मिलता है। यस नो। थोड़ा सा इसको और फिनिशिंग से बात करते हैं सर। आपने जो बातें बोली उन सबको मर्ज करके मैं सिंगल लाइन में बात बोल दूं क्या सारी, पक्का। 10 का क्रेडिट क्यों मिला, क्योंकि टैक्स जो लग रहा है वो पूरे 140 पे लग रहा है। अगर आपको मेरी बात पहुंच रही तो हूं करना पड़ेगा, तो मुझे समझ में आएगा कि मेरी बात आप तक पहुंच रही है पूरी। क्योंकि लोगों के अलार्म बज रहे बेटा, क्योंकि सुबह उठने का टाइम मोस्टली होता होगा और आज तो हम क्लास में बैठे हैं सर। गुड। तो सर अल्टीमेटली 140 पे टैक्स लग रहा है। क्या बोला सर, 140 पर टैक्स लग रहा है, विच इंक्लूड्स 100। अच्छा सर, यस नहीं आ रहा है सर। विच इंक्लूड्स 100 ऑन विच वी हैव ऑलरेडी पेड द टैक्स। आप एक एक लाइन को एक्सेप्ट करते जाइए। हाँ, मंगल जो बोल रहा सही है कि नहीं सर। टैक्स जो लग रहा है वो पूरे 140 पे लग रहा है, विच इंक्लूड्स 100 ऑन विच वी हैव ऑलरेडी पेड द टैक्स। और वापस से पूरे 140 इंक्लूडिंग 100 पे टैक्स लग रहा है यार। अगर क्रेडिट नहीं मिला तो मल्टीपल टैक्स हो जाएगा, कैस्केडिंग इफेक्ट हो जाएगा। सो टू अवॉइड द मल्टीपल टैक्सेशन एंड कैस्केडिंग इफेक्ट, 10 का क्रेडिट मिला। हाँ है ना सर, पक्का, क्लियर। अच्छा सर एक बार वापस से रिपीट करिए क्या, 10 का क्रेडिट क्यों मिला। मैं बोलता हूं, आप लोग बोलिए 10 का क्रेडिट क्यों मिला। ध्यान ना, ये लाइन ऐसी है, ये मंत्र है जिससे मैं पूरा जीएसटी खत्म कर दूंगा सर। 10 का क्रेडिट क्यों मिला। जितने भी मेरे पास्ट स्टूडेंट से मिलोगे सर, जब भी मिलोगे ना ये 10 का क्रेडिट क्यों मिला, आप समझ जाएंगे कि हाँ अपने स्टूडेंट है सर। हाँ है ना, ये इतना जोरदार कॉन्सेप्ट है सर। और ये अभी से नहीं सर, जब से मैंने पढ़ाना शुरू किया था आपसे मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि सेनवर्ड क्रेडिट हो या जीएसटी हो, कॉन्सेप्ट सेम ही रहने वाला है। अभी थोड़ी देर बाद बात करेंगे इसके बारे में। तो मालिक आखिर ये 10 का क्रेडिट, क्योंकि टैक्स जो लग रहा है पूरे 140 पे लग रहा है, विच इंक्लूड्स 100 ऑन विच वी हैव ऑलरेडी पेड द टैक्स।
और वापस से पूरे 140 इंक्लूडिंग 100 पे टैक्स लग रहा है. सो टू अवॉइड दी मल्टीपल टैक्सेशन एंड कैस्केडिंग इफेक्ट 10 का क्रेडिट मिला. हाँ है ना भाई? क्लियर? अच्छा सर कभी ये याद नहीं करना कि परचेज पे टैक्स पे किया इसलिए क्रेडिट मिलता है. वो सही है पर परफेक्ट नहीं है. एंड सही इज नॉट इनफ, परफेक्शन इज रिक्वायर्ड. ओके तो सर आखिर परचेज पे टैक्स पे किया क्रेडिट नहीं मिलता है, केवल उस वजह से क्रेडिट नहीं मिलता है. उसके एक एग्जांपल लेता मैं आपसे. मान लो देखो आवाज अगर नहीं है मैं गलत भी पढ़ा सकता हूं बेटा, ठीक है, ऐसा कंफ्यूज कर दूंगा. सर मान लो आपने जो आउटपुट गुड्स बनाया वो क्या है? एग्जेम्प्ट है मालिक. क्या है सर? आपके आउटपुट गुड्स पे एक्साइज नहीं लगने वाला है, एक्साइज एग्जेम्प्ट है. ओके आपने इनपुट परचेज किया 100 में. अच्छा मान लो यू आर अ मैन्युफैक्चरर ऑफ मार्कर, तो मैं बनाता हूं, यू आर अ मैन्युफैक्चरर ऑफ पेन बेटा. हाँ है ना भाई? तो सर आपने पेन बनाया है. क्या बनाया सर? पेन. पेन पे एक्साइज क्या है? एग्जेम्प्ट. क्लियर? अब पेन पे एक्साइज एग्जेम्प्ट है ना यार, उसके लिए आपने प्लास्टिक परचेज किया. प्लास्टिक पे एक्साइज इज नॉट एग्जेम्प्ट. तो आपने जिस मैन्युफैक्चरर से प्लास्टिक परचेज किया होगा उसने एक्साइज लगाया होगा मालिक, उसने 10 रुपये एक्साइज लगाया, बिल बनाया 110 का. सर आपको कोई क्रेडिट गवर्नमेंट ने नहीं दी. मान लो सर क्रेडिट देने से मना कर दिया, आपकी कॉस्ट हो गई 110, वही वैल्यूएशन मान लो रुपीस कितना है? 40. अल्टीमेटली आउटपुट गुड्स बन गया कितने का? 150 का. क्या इस पे एक्साइज है? क्या एग्जेम्प्ट है, एक्साइज नहीं लगाया और अल्टीमेटली आपने 150 का बिल बना के कस्टमर को गुड्स बेच दिया. क्या कोई मल्टीपल टैक्स हुआ? क्या कोई कैस्केडिंग इफेक्ट हुआ? क्या कोई मल्टीपल टैक्स हुआ है? कोई कैस्केडिंग इफेक्ट हुआ है? तो क्रेडिट अगर नहीं मिला तो क्या गलत हुआ है? नहीं हुआ है, क्योंकि क्रेडिट परचेज पे टैक्स पे किया इसलिए नहीं मिलता है. परचेज पे टैक्स पे किया इसलिए क्रेडिट अगर मिलता तो आपने भी तो इतनी सारी गुड्स खरीदी है यार, आपने भी इतनी शॉपिंग करी है आज तक बेटा. क्या कभी क्रेडिट लिया है? सोचा भी क्या? सोचा भी नहीं होगा. पर शोरूम वाला जो गुड्स बेच रहा है उसने जरूर सोचा होगा कि परचेज पे टैक्स पे क्या उसका क्रेडिट लू बेटा. हाँ है ना भाई? क्योंकि उसके सेल पे टैक्स लगने वाला है बच्चों. यस या नो? क्लियर? तो परचेज पे टैक्स पे क्या इसलिए क्रेडिट नहीं मिलता. यहां तक फिट हो गया क्या मामला? पक्का? तो क्रेडिट क्यों मिलता मुझे बताइए बेटा, जल्दी बोलना. 10 का क्रेडिट क्यों मिला? यस सर. 10 का क्रेडिट क्यों मिला? नहीं पूरा फॉर्मूला सर, क्योंकि टैक्स जो लग रहा है पूरे 140 पे लग रहा है. इसको विजुअलाइज करना है पूरा, ठीक है? यहां फिट हो जाना चाहिए बच्चों, ठीक है? थोड़ी देर बाद आपकी रगों में बहना चाहिए, ध्यान रखना. 10 का क्रेडिट क्यों मिला? क्योंकि टैक्स जो लग रहा है वो पूरे 140 पे लग रहा है, which includes 100 on which we have already paid the tax. और वापस से पूरे 140 इंक्लूडिंग 100 पे टैक्स लग रहा है. सो टू अवॉइड दी मल्टीपल टैक्सेशन एंड कैस्केडिंग इफेक्ट 10 का क्रेडिट मिला. समझ में आया कि नहीं आया? एक बार आंखें बंद इसको विजुअलाइज करेंगे, फील करेंगे आखिर 10 का क्रेडिट क्यों मिल रहा है. आंखें बंद, ठीक है? सर 10 का क्रेडिट क्यों मिला? अच्छा आंखें किसी की खुल गई बीच में तो वो यहां आके बोलेगा और हम सब उसको देखेंगे फिर, ठीक है सर? पॉइंट मेरा आपसे ये, आखिर ये 10 का क्रेडिट क्यों मिला? जस्ट फील इट, क्योंकि टैक्स जो लग रहा है वो पूरे 140 पे लग रहा है सर, 140 पे लग रहा है. जस्ट फील इट. 140 दिख रहा है आपको, ठीक है? आपको बोलना नहीं, आप केवल सुनिए और फील करिए. आखिर टैक्स जो लग रहा है वो पूरे 140 पे लग रहा है यार, which includes 100 यार, on which we have already paid the tax. और वापस से पूरे 140 इंक्लूडिंग 100 पे टैक्स लग रहा है. आप देखिए यार मल्टीपल टैक्स हो जाएगा, कैस्केडिंग इफेक्ट हो जाएगा अगर क्रेडिट नहीं मिला तो. इसलिए टू अवॉइड द मल्टीपल टैक्सेशन एंड कैस्केडिंग इफेक्ट 10 का क्रेडिट मिला. ओम शांति शांति. धीरे से आंख खुलना बेटा. अबे सो गया क्या ओए सर? यार बहुत सारे लोग सर ये तो बहुत अच्छा लगा सर 5 मिनट सर, 1 मिनट ऐसा सर सुबह में 5 बजे उठ के सर हमको पढ़ना पड़ा. तो सर अल्टीमेटली मल्टीपल टैक्सेशन एंड कैस्केडिंग इफेक्ट को हटाने के लिए 10 का क्रेडिट मिला. यहां तक समझ में आया कि नहीं आया?
अच्छा, जैसा मैंने आपको बोला कि सैनवेट हो या वेट हो, फंडामेंटल इज एब्सोल्युटली सेम। तो एक काम करते हैं, एक बार एग्जांपल प्रैक्टिकल और सैनवेट और वेट दोनों का साथ में ले लें क्या बेटा यार? हाँ, आपके माइंड में कुछ चल रहा है? सबको डाउट? हाँ, देखिए, अगर इनका पॉइंट है सर कैस्केडिंग इफेक्ट वाला, वापस बात एक बार देखते हैं। अगर हमको 10 का क्रेडिट नहीं मिलता, 10 का क्रेडिट नहीं मिलता तो मेरी कॉस्ट होती कितनी बेटा? 110। मैंने वैल्यूडेशन किया कितना? 40। टोटल कितना होता बेटा? 150। अब अगर टैक्स लगता है पूरे 150 पर, तो 150 में तो 10 रुपये भी तो है भाई, और उस 10 पे भी 10% अगर एक्साइज लगता, तो दैट इज कॉल्ड कैस्केडिंग इफेक्ट। सो टू अवॉइड द मल्टीपल टैक्सेशन एंड कैस्केडिंग इफेक्ट, 10 का क्रेडिट मिला। क्लियर? पक्का? गुड, ओके। चलिए, अब एक दो बातें मैं कर लूं क्या मेरे हिसाब से? ओके, तो सैनवेट हो या वेट हो, फंडामेंटल इज एब्सोल्युटली सेम, जैसा मैंने आपको बोला है बेटा। हाँ है ना मालिक? तो देखते हैं वो फंडामेंटल कैसे एब्सोल्युटली सेम है। एक एग्जांपल लेते सर, ले लेंगे एग्जांपल। चलो, ये रहा सैनवेट प्लस वेट। अब प्रैक्टिकली क्या होता था पहले? इफ यू आर अ मैन्युफैक्चरर, इफ यू आर अ, तो सिंस आपने गुड्स बनाया है, इसलिए क्या लगेगा? सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। पर गुड्स बेचा भी तो है आपने, बेचा है मतलब सेल किया है। ऑन सेल ऑफ गुड्स स्टेट गवर्नमेंट चार्जेस द स्टेट सेल्स टैक्स, जिसको कहते थे क्या? वेट। हाँ है ना भाई? सेल्स टैक्स इज कॉल्ड वेट। क्लियर मालिक? तो सर दोनों टैक्स लगते थे ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स इफ मैन्युफैक्चरर इज सेलिंग द गुड्स बेटा। हाँ है ना भाई? ओके सर, तो आपने सपोज इनपुट परचेज किया। क्या परचेज किया अगेन? कितने में? 100 में। सर जिससे परचेज किया वो कौन था? मैन्युफैक्चरर। कौन था मालिक? उसने 10 रुपये एक्साइज लगाया होगा बच्चों। 10% इज द रेट ऑफ एक्साइज। कितना हो गया? 10। अच्छा, ये 10% मैंने एग्जांपल लिया बेटा, ठीक है ना सर? कितना हो गया? 110। अब पहले गुड्स बनता है फिर बाद में बिकता है, या पहले बिकता है बाद में बनता है? पहले बनता है बाद में बिकता है, इसलिए पहले क्या लगता है? एक्साइज, बाद में क्या लगेगा? वेट। इसलिए एक्साइज बिकेम द पार्ट ऑफ द कॉस्ट फॉर चार्जिंग वेट। हाँ है ना भाई? तो वैल्यू हो गया कितना? 110। फिर बेचा है तो क्या लगेगा? वेट। रेट ऑफ वेट इज 4%। 4% ऑफ 110 होता है कितना? 4.40। हाँ है ना मालिक? अल्टीमेटली बिल बन गया कितने का? 114.40। मैंने इनपुट परचेज किया, आपने 114.40 का बिल बना के दिया, जिसमें से 10 क्या है? एक्साइज। 4.4 क्या है? पक्का? ओके। अब उसको यूज करके, इस इनपुट को यूज करके मैं अल्टीमेटली क्या बनाने वाला हूं? आउटपुट गुड्स, जिसको जब मैं बेचूंगा तब एक्साइज भी लगेगा और बेचने पे वेट भी लगेगा बच्चों। हाँ है ना? और आपको पता है अगर परचेज पे टैक्स लगा, सेल पे भी टैक्स लग रहा है, मल्टीपल टैक्स हो जाएगा, कैस्केडिंग इफेक्ट हो जाएगा अगर मेरे को क्रेडिट नहीं मिला तो जो 10 रुपए मैंने एक्साइज पे किया उसका मेरे को क्या मिल गया? सैनवेट क्रेडिट। मैंने सैनवेट क्रेडिट अवेल कर लिया, नाउ इट इज अवेलेबल विथ मी। सेम वे जो मैंने स्टेट गवर्नमेंट को वेट पे किया, किसको पे किया मालिक? स्टेट गवर्नमेंट को जो मैंने वेट पे किया उसका मैंने वेट क्रेडिट अवेल कर लिया। क्या अवेल कर लिया बच्चों? वेट क्रेडिट। कितने का? 4.4 का। क्यों अवेल किया? क्योंकि मेरे सेल पे भी वेट लगने वाला है बच्चों। हाँ है ना? तो सर आउट ऑफ 114.40 10 का सैनवेट क्रेडिट अवेल किया, 4.4 का वेट क्रेडिट अवेल किया, सो अल्टीमेटली मेरी कॉस्ट बिकेम ₹100 ओनली बेटा। मैंने वैल्यू एडिशन किया कितना बेटा? 40 मालिक। अल्टीमेटली आउटपुट गुड्स बिकेम फॉर ₹140। आउटपुट गुड्स कितने का हो गया सर? 140 का हो गया। जब मैं आउटपुट गुड्स बेचूंगा, अगेन सिंस मैंने मैन्युफैक्चर किया है इसलिए एक्साइज लगेगा, मैंने बेचा है इसलिए वेट भी लगेगा। सो 140 का मेरा आउटपुट गुड्स, एक्साइज लग गया 10% होता है कितना? 14। टोटल कम्स टू 154। कोई डाउट यहां तक? फिर सिंस बेचा है तो क्या लगेगा? वेट। सपोज रेट ऑफ वेट इज अगेन 4%, 4% कम्स टू 6.16। अल्टीमेटली 160.16 टोटल प्राइस आया। मैंने बिल बनाया पूरा
ये वाला सर, और कस्टमर से मैंने 160.16 लिया इंक्लूडिंग एक्साइज एंड वेट। यहां तक क्लियर है क्या सर आपको? आवाज सबकी नहीं आ रही सर? अब मुझे बताओ इसमें से 160.16 में से 14 क्या है? सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, जो मैं कस्टमर से कलेक्ट करके किसको पे करूंगा? कौन सी गवर्नमेंट को पे करूंगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करूंगा। सेंट्रल गवर्नमेंट को जब पे करने गया तब मेरे पास ऑलरेडी 10 का क्या था बच्चों? सेनवेट क्रेडिट था। मैंने क्या किया? 10 का क्रेडिट यूज किया। देखो जो अवेलेबल था उसको यूज किया यार। परचेज पे टैक्स पे किया इसलिए अवेलेबल हो गया। लायबिलिटी आई सेल पर तो उस क्रेडिट को मैंने क्या कर लिया? यूज कर लिया। हाँ है ना, एवरी मंथ स्टाइफंड मिलता है, अवेलेबल होता है, फिर यूज करते हैं। वैसे भी सिस्टम उल्टा है बेटा, क्रेडिट कार्ड तो ऑलरेडी यूज कर लिया है फिर अवेलेबल होता है ना सर? पर यहां पे ऐसा नहीं होता है। तो मालिक एक्साइज ड्यूटी कितना? 14 जब मैंने गवर्नमेंट को पे किया। कैसे पे किया बेटा? 10 का मैंने क्रेडिट यूज किया, बैलेंस ₹4 मैंने पे कर दिया। हाँ है ना सर? सेम वे जब 6.16 में पे करूंगा, किसको पे करूंगा सर? स्टेट गवर्नमेंट को पे करूंगा। जब मैं स्टेट गवर्नमेंट को 6.16 पे करने गया, मेरे पास वेट क्रेडिट था कितने का? 4.40 का। 4.40 का मैंने वेट क्रेडिट यूज किया और बैलेंस 1.76 पे कर दिया। हाँ है ना भाई? तो आप मुझे बताओ अल्टीमेटली सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना पैसा मिल गया? 14 कैसे मिला? 10 तो यहां मिला होगा परचेज पे सर। हाँ है ना? 10 मैंने परचेज पे टैक्स पे किया और गवर्नमेंट को पे किया होगा सर, और 4.4 मैंने अभी और पे कर दिया सर। हाँ है ना भाई? अल्टीमेटली गवर्नमेंट के अकाउंट में 10 उस टाइम पे किया और 4 अभी पे किया, कितना हो गया? 14। सेम वे स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट में कितने फंड्स गए बेटा? 4.44 यहां गया होगा, 4.40, और फिर 1.76 यहां मैंने और पे कर दिया। अल्टीमेटली 6.16 इज द टोटल रेवेन्यू ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। यस या नो? पक्का? तो एक क्वेश्चन है मेरा आपसे सर, पूछ लो आपसे। पक्का? चलिए आंसर देंगे बेटा आप लोग? अच्छा मेरी हेल्प चाहिएगी उसमें, या आप डायरेक्ट देने की कोशिश करेंगे आंसर? आप डायरेक्ट आंसर देने की कोशिश करेंगे? पक्का? चलो बताओ आखिर 10 का क्रेडिट क्यों मिला? 10 का क्रेडिट क्यों मिला? क्योंकि टैक्स लग रहा है पूरे 140 लग रहा है, विच इंक्लूड्स 100 on which we have already paid the tax, और वापस से पूरे 140 इंक्लूडिंग 100 पर टैक्स लग रहा है। सो टू अवॉइड दी मल्टीपल टैक्सेशन एंड कैस्केडिंग इफेक्ट 10 का क्रेडिट मिला। पक्का? पर एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये नहीं था सर। मेरा क्वेश्चन पता है क्या था? बताओ ये 4.4 का वेट क्रेडिट क्यों मिला सर? आखिर ये 4.4 का क्रेडिट क्यों मिला? यस सर। सेम ना? तो बोलो ना सेम क्या है? क्योंकि टैक्स लग रहा है पूरे 154 पे लग रहा है, विच इंक्लूड्स 110, विच इंक्लूड्स ऑन विच वी हैव ऑलरेडी पेड द वेट। हाँ है ना भाई? और वापस से पूरे 154 इंक्लूडिंग 110 पे वेट लग रहा है। सो टू अवॉइड दी मल्टीपल टैक्सेशन एंड कैस्केडिंग इफेक्ट मेरे को 4.4 का वेट क्रेडिट मिला। भारत माता की जय। मतलब सेनवेट हो या वेट हो, कॉन्सेप्ट इज एब्सोल्युटली सेम। बस फर्क क्या है? सेनवेट इज द रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, वेट इज द रेवेन्यू ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। हाँ है ना मालिक? अरे पक्का? क्लियर? चलो एक क्वेश्चन और मेरा आपसे। मान लो, सब नहीं मान रहे जो ऑनलाइन है वीडियो क्लास, मान लो, गुड, मेरे पास सेनवेट क्रेडिट एक्स्ट्रा पड़ा है, वेट क्रेडिट कम है सर। क्या मैं ये सेनवेट वेट में काम ले सकता हूं क्या सर? समझे मेरा क्वेश्चन आप? मान लो मेरे पास वेट का क्रेडिट नहीं होता, परचेज पे वेट पे नहीं पे किया किसी कारण से, सेल पे वेट लग रहा है मालिक, या वेट क्रेडिट है तो है पर कम है, और सेनवेट क्रेडिट एक्स्ट्रा पड़ा है, क्या सेनवेट क्रेडिट वेट की लायबिलिटी को पे करने में काम ले सकता हूं क्या सर मैं? क्यों नहीं? क्योंकि सेनवेट क्रेडिट कौन सा टैक्स लिया है?
ऐसे टैक्स तो मैंने किसको पे किए? सेंट्रल गवर्नमेंट को। और वेट किसको पे करना है? स्टेट गवर्नमेंट को। क्या जो टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट को पे किया, क्या कभी स्टेट गवर्नमेंट उसका क्रेडिट देगी बेटा? नहीं। इसलिए मेरे को जो सैंडविच क्रेडिट है वो वेट में काम नहीं हो पाएगा। वो क्रेडिट आई कैन नॉट यूज फॉर पेइंग द वेट लायबिलिटी बेटा। हाँ है ना मालिक? अच्छा सेम वे चलो रिवर्स कर लेता। मान लो मेरे पास वेट क्रेडिट एक्स्ट्रा है सर, क्या वो एक्साइज ड्यूटी पे करने में काम आएगा? क्या वेट सैंडविच में काम आ सकता है क्या मालिक? अगर मैंने वेट का क्रेडिट लिया मतलब मैंने टैक्स किसको पे किया है? स्टेट गवर्नमेंट को पे किया है। विल द सैंडविच गवर्नमेंट अलाउ द क्रेडिट? नेवर। क्लियर? टैक्स पे किया स्टेट गवर्नमेंट का, हाउ द क्रेडिट विल बी अलाउड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट बेटा? हाँ है ना भाई? इसलिए सैंडविच वेट में काम नहीं आएगा, वेट सैंडविच में काम नहीं आएगा। बोथ आर टू डिफरेंट रेवेन्यू ऑफ द डिफरेंट गवर्नमेंट्स बच्चों। हाँ है ना मालिक? सैंडविच क्रेडिट सैंडविच में काम आएगा, वेट क्रेडिट वेट में काम आएगा। यहां तक क्लियर है क्या? पक्का? 100% डन। तो बताओ एक क्वेश्चन और लास्ट, 10 का क्रेडिट क्यों मिला समझ में आया आपको? 4.4 का वेट क्रेडिट क्यों मिला समझ में आया आपको बच्चों? मान लो तो मानने से पहले एक बात और, क्या जरूरी है कि मैंने परचेज पे टैक्स पे किया इसलिए क्रेडिट मिलता है? क्या जरूरी है कि मैंने परचेज पे टैक्स पे किया तो क्रेडिट मिलना ही मिलना है? नहीं। पक्का? 100% क्लियर ना? अच्छा ये तो ऑब्वियस बन गया होगा ना बेटा अभी तो, है ना? ऑब्वियस है सर, ऑब्वियस ही बात है। अच्छा जरूरी क्या सैंडविच क्रेडिट मिला तो वेट क्रेडिट भी मिलेगा ही मिलेगा? समझना बात को। अगर मेरी सेल पर एक्साइज लग रहा है, क्या लग रहा है सर? और परचेज पे एक्साइज पे किया तो सैंडविच क्रेडिट मिलेगा सर? मेरी सेल पे वेट भी लग रहा है और परचेज पे भी वेट पे किया है तो वेट क्रेडिट मिलेगा मालिक? मान लो मैंने परचेज पे एक्साइज भी पे किया है, परचेज पे वेट भी पे किया है, परचेज पर एक्साइज भी पे किया और परचेज पर वेट भी पे किया, पर मेरी सेल पे केवल एक्साइज लग रहा है रे, वेट एग्जेम्प्ट वेट नहीं लगता। मान लो सर 10 का क्रेडिट तो मिलेगा? आवाज नहीं आ रही हुए? सैंडविच क्रेडिट तो मिल जाएगा, पर क्या वेट का क्रेडिट मिलेगा क्या? पर क्या वेट का क्रेडिट मिलेगा क्या? नहीं। वेट का क्यों नहीं मिलेगा सर? क्योंकि हमको पता है मल्टीपल टैक्स नहीं हो रहा है, कैस्केड इफेक्ट नहीं हो रहा है, जबरदस्ती क्रेडिट तो मिलेगा सर। हमको पता है 10 का क्रेडिट क्यों मिला सर? हाँ है ना भाई? अच्छा मान लो मेरी सेल पे वेट लग रहा है पर एक्साइज नहीं है सर, क्या होगा बताओ? सैंडविच क्रेडिट नहीं मिलेगा पर वेट क्रेडिट मिलेगा। पक्का? दोनों लग रहे तो थोड़ा फास्ट, दोनों लग रहे तो, दोनों में से कुछ भी नहीं लग रहा है तो, दोनों में से एक लग रहा है तो एक का क्रेडिट मिलेगा, एक का क्रेडिट। मतलब आपको ये समझ में आ गया क्रेडिट क्यों मिल रहा है यार? हाँ है ना सर? पक्का? बहुत बढ़िया सर। पता है आपको सेंट्रल एक्साइज इज द रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, वेट इज द रेवेन्यू ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। सर्विस टैक्स ऑन सर्विसेज क्या लगता था बच्चों? सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स भी रेवेन्यू था किसका? सेंट्रल गवर्नमेंट का बच्चों। किसका था मालिक? सेंट्रल गवर्नमेंट का। हाँ जी हाँ बेटा। देखो आपका पॉइंट बहुत सही है कि सर इसमें भी तो कैस्केड इफेक्ट हो रहा है वेट के रेस्पेक्ट में सर, एक्साइज पे भी तो वेट लग रहा है सर। इनका पॉइंट समझे क्या बोल रही है सर? ऑन दी अमाउंट ऑफ एक्साइज वेट लग रहा है सर। देखिए 154 पे वेट लग रहा है, 110 पे वेट लग रहा है, तो थोड़ा सा कैस्केड इफेक्ट तो हो ही रहा है ना यार, इसलिए तो जीएसटी आया है। ठीक है सर, दिस इज वन ऑफ द रीजन जीएसटी क्यों आया। पर वैसे कैस्केडिंग इफेक्ट किसको बोलते हैं बच्चा? सेम टैक्स पर सेम टैक्स लगता है उसको बोलते हैं क्या? कैस्केडिंग इफेक्ट। ये सेम टैक्स पे सेम टैक्स नहीं था। ओके चलिए, ओके सुनना बात को ध्यान से। पर हाँ दिस वाज वन ऑफ द लकुना इन द प्रीवियस लॉज बेटा। ओके यस, हाँ यहां तक बात समझे क्या आप? तो ऑन मैन्युफैक्चर ऑफ द गुड्स एक्साइज लगता था बच्चों, हूं करो। ऑन सेल ऑफ गुड्स क्या लगता था बच्चों? वेट, रेवेन्यू ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। ऑन प्रोवाइडिंग सर्विसेज क्या लगता था बच्चों? सर्विस टैक्स, विच इज द रेवेन्यू ऑफ अगेन सेंट्रल गवर्नमेंट। और पता है एक्साइज हो या सर्विस टैक्स हो, बोथ आर द रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बेटा।
एक्साइज हो या सर्विस टैक्स, बोथ आर द रेवेन्यू ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। और सर खास बात, जब सेंट्रल गवर्नमेंट को आप एक्साइज भी दे रहे हो, सेंट्रल गवर्नमेंट को आप सर्विस टैक्स भी दे रहे हो, तो दोनों का क्रेडिट दोनों के लिए मिलना चाहिए ना यार। दोनों का क्रेडिट दोनों के लिए मिलना चाहिए ना यार। वेट का क्रेडिट एक्साइज में नहीं मिलेगा, एक्साइज का क्रेडिट वेट में नहीं मिलेगा। क्यों? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट बेटा। पर यहां पे दोनों कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट है ना यार। क्रेडिट मिलना चाहिए बच्चों, बिल्कुल मिलता था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। इसलिए सर्विस टैक्स हो या एक्साइज हो, दोनों का क्रेडिट दोनों के लिए मिलता था। मतलब अगर मैं सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं, क्या प्रोवाइड कर रहा बच्चा मैं? सर्विसेज भी क्या लगेगा? सर्विस टैक्स। और मैंने परचेज पे अगर एक्साइज पे किया हुआ है, कोई लैपटॉप परचेज किया मैंने, उसके परचेज में क्या पे किया बेटा मैंने? एक्साइज। तो एक्साइज का क्रेडिट मेरे को सर्विसेज के लिए मिलेगा सर्विस टैक्स पे करते वक्त बच्चों। हाँ है ना भाई? सेम वे अगर मैं मैन्युफैक्चरर हूं, कौन बेटा मैं गुड्स बना के बेचता हूं। अब गुड्स बना के बेचने के लिए मैंने इंजीनियरिंग सर्विसेज ली, अकाउंटिंग सर्विसेज ली, मार्केटिंग सर्विसेज ली, जिन पे मैंने क्या पे किया? सर्विस टैक्स। अल्टीमेटली मेरे बिजनेस में काम आया, मेरी कॉस्ट का पार्ट बन रहा है। एक्साइज की लायबिलिटी पे करते वक्त वो सर्विस टैक्स का सैन्युअल क्रेडिट मेरे को मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ है ना सर? इसलिए पता है, परचेज ऑफ गुड्स या परचेज ऑफ सर्विस पर एक्साइज पे किया या सर्विस टैक्स पे किया, दोनों का क्रेडिट मिलता था। और भूल जाओ कि परचेज पे एक्साइज पे किया या सर्विस टैक्स पे किया, दोनों को एक ही अकाउंट में डालते थे। नाम क्या था बेटा? सैनवेट क्रेडिट अकाउंट। हाँ है ना सर? एक्साइज हो या सर्विस टैक्स हो, एक ही बॉक्स में डाला बेटा, मिक्स कर दिया। अब सेल पे एक्साइज लगे या सर्विस टैक्स लगे, वो बॉक्स यूज आ जाएगा बच्चा, वो अकाउंट यूज आ जाएगा बच्चों। हाँ है ना मालिक? तो एक काम करते हैं, ये लो सर, सर्विस टैक्स, एक्साइज और वेट, तीनों को साथ में ले लूं क्या बेटा मैं एक बार? तीनों को एक एग्जांपल के लिए साथ में ले लूं मैं आपके लिए। चलिए मान लो मैंने इनपुट परचेज किया, आईएन मतलब इनपुट, सीजी मतलब कैपिटल गुड्स, आईएनएस मतलब इनपुट सर्विसेज। मैंने मशीन भी परचेज किया होगा बेटा, रॉ मटेरियल भी परचेज किया, आप सबसे कंसल्टेंसी सर्विसेज भी ली। कितने में ली सर? 100 में ली मालिक। सर्विसेज पे मैंने सर्विस टैक्स पे किया होगा, गुड्स पे मैंने एक्साइज पे किया होगा। सपोज रेट ऑफ टैक्स इज 10% बेटा, कितना होता है? 10, टोटल कम्स टू 110। ठीक है। अच्छा, सर्विसेज पर कभी वेट नहीं लगता था बेटा, सर्विसेज पे ओनली सर्विस टैक्स, नो वेट। तो मैं एग्जांपल ले रहा हूं इसलिए समझाने के लिए। मान लो मैंने गुड्स खरीदा था, उसमें वेट भी पे किया बेटा मैंने, इनपुट और कैपिटल गुड्स खरीदा मैंने, उससे वेट पे किया, कितना? 4% कम्स टू 4.40, टोटल 114.40। यस या नो? ये मैंने परचेज किया। अब कुछ गुड्स सर्विसेज उस पे एक्साइज सर्विस टैक्स पे किया, कुछ पे वेट पे किया। हाँ है ना भाई? सब मिला के इतना था कुल मिला के। ठीक है सर। अब मैं सेल पर मेरा आउटपुट गुड्स भी हो सकता है जो मैन्युफैक्चर करूंगा मैं, और सर्विसेज अगर दी तो सर्विस टैक्स भी हो सकता है बच्चों। हाँ है ना भाई? अब मेरे सेल पर आउटपुट गुड्स हो या आउटपुट सर्विस हो, एक्साइज लगे या सर्विस टैक्स लगे? क्या बोला सर? मैंने परचेज पे एक्साइज और सर्विस टैक्स पे किया, इसलिए मेरे को उसका क्या मिल गया बेटा? सैनवेट क्रेडिट। सो आई अवेल्ड द क्रेडिट ऑफ ₹10 एज सैनवेट क्रेडिट। यू गॉट द पॉइंट? अब मेरे सेल पर मान लो मेरा आउटपुट गुड्स था बेटा, आउटपुट गुड्स बेचने में क्या लगता है बच्चों? वेट। क्या लगता है मालिक? वेट। अब सिंस सेल पर वेट लगने वाला है, परचेज पे वेट पे किया, इसलिए मेरे को क्या मिल गया? वेट का क्रेडिट, जो मैंने परचेज पे टैक्स पे किया था, इनपुट टैक्स क्रेडिट बेटा। हाँ है ना मालिक? 4.40 का। तो सर आउट ऑफ 114.40, 10 का सैन्युअल क्रेडिट, 4.4 का वेट क्रेडिट, तो अल्टीमेटली कॉस्ट कम टू 100। वैल्यूडेशन वही 40 अपना बेटा। आउटपुट गुड्स कितने का हो गया? 140 का। अब आउटपुट गुड्स हो या आउटपुट सर्विसेज हो, एक्साइज लगे या सर्विस टैक्स लगे, सपोज रेट ऑफ टैक्स वाज 10%, कम्स टू ₹14, टोटल 154। अच्छा, अगर सर्विसेज होता तो कहानी यही खत्म हो जाती बच्चों। मान लो गुड्स था तो सेल ऑफ गुड्स पे क्या लगेगा? वेट। वेट क्रेडिट इज सपोज 4%, कम्स टू 6.16, टोटल हो गया कितना? 160.16। इनडायरेक्ट टैक्स है बेटा, कस्टमर से मैंने 160.16 कलेक्ट किया, इसमें से 14 क्या है मालिक?
एक्साइज या सर्विस टैक्स। और एक्साइज या सर्विस टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करना है, तो 14 जब गवर्नमेंट को पे करूंगा, क्या कैसे पे करूंगा, बोलो बोलो, 10 का सेंट्रल के मैंने क्या किया, यूज कर लिया, बैलेंस 4 पे कर दिया। 6.16 क्या है मालिक, वेट, स्टेट गवर्नमेंट को पे करूंगा 4.40 वेट क्रेडिट यूज करूंगा, और 1.76 गवर्नमेंट को पे कर दूंगा। भारत माता की जय। कोई डाउट, पक्का, 100% डन। तो सैंडविच प्लस वेट फंडामेंटल समझ में आया कि नहीं आया आपको? एक्साइज हो, सर्विस टैक्स हो या वेट हो, समझ में आया कि नहीं आया मालिक? पक्का पक्का। ओके, अब सुनना एक बात और ध्यान से, अब पूरे दिन मेरी तरफ। मालिक ये 10 का क्रेडिट क्यों मिला, 4.4 का वेट क्रेडिट क्यों मिला, यहां तक शायद बात आपको पूरी समझ में आ गई। क्लियर? तो परचेज पे टैक्स पे किया है, क्रेडिट मिलता है, कैसे मिलता है, कितना मिलता है, आई होप यू गॉट द एंटायर पॉइंट। क्लियर? चलिए ब्रेक चाहिए आपको बेटा? अभी तो नहीं चाहिए, थोड़ी देर बाद तो चलेगा आपको, 10 मिनट चलेगा, आधा घंटा चलेगा, आज तो सर सब चलेगा सर, आप रुको अब कल से। सर आज तो हम सर क्या अभी थोड़ा शाय है, फर्स्ट डे हमारा, इसलिए हम कुछ बोल नहीं रहे सर। ठीक है सर, सुनना ध्यान से मालिक, 10 मिनट, ठीक है, देन विल हैव अ ब्रेक। एक लास्ट बात और शेयर करता हूं हमसे कनेक्ट करके। सर मान लो यू आर अ मैन्युफैक्चरर, यू आर अ मैन्युफैक्चरर, बिफोर जीएसटी बात कर रहा मैं आपसे बेटा, जब जीएसटी नहीं था। यू आर अ मैन्युफैक्चरर, जब गुड्स आप खरीदेंगे, इनपुट्स वगैरह, उस पे एक्साइज पे करेंगे, सर्विसेज पे सर्विस टैक्स पे करेंगे, गुड्स पे वेट भी पे करेंगे। सर आपने आउटपुट गुड्स बनाया है, जब बेचेंगे तब एक्साइज भी लगेगा और वेट भी लगेगा। तो परचेज ऑफ गुड्स पर भले एक्साइज पे किया हो, भले वेट पे किया हो, या सर्विसेज पर सर्विस टैक्स पे किया, सबका क्रेडिट मिलने वाला है बेटा आपको, क्योंकि आपकी सेल पर एक्साइज भी लग रहा है और वेट भी लग रहा है। सेल पर एक्साइज भी लग रहा है और वेट भी लग रहा, इसलिए परचेज पर आपने एक्साइज पे किया, सर्विस टैक्स पे किया तो क्रेडिट मिल रहा है, वेट पे किया उसका भी क्रेडिट मिल रहा है। कोई डाउट? तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में कोई तकलीफ नहीं थी सर, कोई मेजर तकलीफ नहीं थी, उनको एक्साइज हो या सर्विस टैक्स हो या वेट हो, सबका क्रेडिट मिलता था। पर मान लो इफ यू आर इनटू ट्रेडिंग इंडस्ट्री, आपका शोरूम है, आपकी दुकान है सर, आप जस्ट क्या करते हो, ट्रेड करते हो, परचेज करके बेचते हो। आप परचेज करके बेचते हो, तो परचेज पे अगर आपने सर मैन्युफैक्चरर से परचेज किया, आपने परचेज पे एक्साइज पे किया होगा सर, परचेज पे वेट पे किया होगा सर, हाँ है ना मालिक? अच्छा, आपने मार्केटिंग सर्विसेज ली होगी, अकाउंटिंग सर्विसेज ली होगी सर, कंसल्टेंट की सर्विसेज ली होगी, मार्केटिंग सर्विसेज, एडवर्टाइजमेंट, बहुत सारी सर्विसेज ली, उन पे क्या पे किया, सर्विस टैक्स। अब आपके सेल पे क्या लग रहा है, क्या ओनली वेट? बताओ, जितने भी गुड्स और सर्विसेज आपने परचेज करी, जिसके परचेज पे आपने एक्साइज पे किया या सर्विस टैक्स पे किया, क्या आपको कोई क्रेडिट मिलेगा? क्या सैंडविच क्रेडिट मिलेगा? क्या 1 रुपए का भी सैंडविच क्रेडिट नहीं मिलेगा। मतलब जो भी आपने एक्साइज पे किया या सर्विस टैक्स पे किया, वो सीधा आपकी कॉस्ट का पार्ट बनेगा सर। सपोज 1 लाख की कंसल्टिंग सर्विसेज ली, उसमें 15% आपने सर्विस टैक्स पे किया, कितना? 15%, कितना होता है? 15,000। व्हाट विल बी योर कॉस्ट? 1,15,000 विल बी योर कॉस्ट डायरेक्ट। 15,000 सीधा कॉस्ट का पार्ट बनेगा, क्योंकि आपकी सेल पर ना सर्विस टैक्स लग रहा है, नहीं एक्साइज लग रहा है बच्चों। हाँ है ना मालिक? सर केवल वेट लग रहा है, तो वेट जो पे किया उसका क्रेडिट आपको मिलने वाला है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां तक क्लियर? सेकंड बात, अगर आप एक ट्रेडर हो बेटा, कौन हो बेटा आप? ट्रेडर। तो जो परचेज पे वेट पे किया है, केवल उस वेट का क्रेडिट मिलने वाला है, कोई सर्विस टैक्स, कोई एक्साइज का कोई क्रेडिट नहीं मिलने वाला है। सोचे दिल कितना दुखेगा बेटा आपका, हाँ है ना सर?
एक शोरूम वाले आप हो, आपने मैन्युफैक्चरर से एसी परचेज किए, उन एसी को आप बेचोगे, बेचने में वेट लगेगा, पर आपने जो एक्साइज पे किया, सर्विस टैक्स पे किया, सर्विसेज पर कोई क्रेडिट नहीं मिलने वाला है, कॉस्टिंग बढ़ने वाली है। आप कंसल्टेंट की सर्विसेज ले रहे हो 1 लाख की, उसमें 15,000 रुपए वो सर्विस टैक्स लगा रहा है, सीधा कॉस्ट है सर अपना। अच्छा 1 लाख का 1 लाख के लिए दिल नहीं दुखेगा, वो 15,000 जो है ना साहब, उधर दोगा अंदर जीवन भर। तो हम पता है कंसल्टेंट को क्या बोलते हैं, एक काम करना है, बिल कम का बना देना, बिल कम का बना लेना, बिल केवल 20,000 रुपए का बनाना, उस पर सर्विस टैक्स लगेगा उतना, मैं ठीक है सहन कर लूंगा, बाकी 80,000 रुपए कॉस्ट तू मेरे से कैश में ले लेना, अनरिकॉर्डेड। है ना, लोग करते थे ऐसा अंडर बिलिंग सर। कारण क्या है, जो सर्विस टैक्स लग रहा है उसका कोई क्रेडिट नहीं मिलने वाला है, दुख जीवन का। सर ये ट्रेडिंग वालों का दुख। अब सोचिए आप एक सर्विस सप्लायर हो, मैं खुद कंसल्टेंट, मैं खुद कोचिंग पढ़ाता हूं सर। सर्विसेज भी क्या लगता है बच्चों, सर्विस टैक्स। बिफोर जीएसटी बात कर रहा मैं आपसे सर, सर्विसेज भी क्या लग रहा है सर, सर्विस टैक्स। क्या वेट लगेगा, आवाज नहीं आ रही हुई, क्या वेट लगेगा, नहीं, क्या लगेगा केवल। अब मैंने अपनी कोचिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए कैमरा परचेज किया, आईपैड परचेज किया, लैपटॉप परचेज किया, सिस्टम परचेज किया, ये लाइट एसी जो भी आपको दिख रहा है वो सब परचेज किया। सर्विसेज प्रोवाइड करने में काम आ रहा है सर, ये इन पे एक्साइज पे किया, क्या पे किया सर, क्रेडिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा सर। सर्विसेज पे क्या लगने वाला है, सर्विस टैक्स। एक्साइज पे क्या, एक्साइज, बताओ क्रेडिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्रेडिट मिल जाएगा। मैंने वेट पे किया, क्या पे किया बेटा मैंने, क्या वेट का क्रेडिट मिलेगा बच्चों, आवाज नहीं आ रही हुई, 1 रुपए का भी वेट का क्रेडिट नहीं मिलेगा। हाँ मैंने आपसे कंसल्टिंग सर्विसेज ली, मार्केटिंग सर्विसेज ली, रिकॉर्डिंग क्लासेस की सर्विसेज ली, इन पे क्या पे किया, सर्विस टैक्स। बताओ सर्विसेज के मेरे आउटपुट सर्विस पे सर्विस टैक्स लग रहा है, परचेज से मैंने सर्विस टैक्स पे किया, यू टेल मी क्रेडिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा सर, आवाज सबकी नहीं आ रही हुई, क्रेडिट मिलेगा। क्लियर, ओके। मतलब इफ आई एम अ सर्विस सप्लायर, दिल थाम के देखना, दिल में दर्द ज्यादा नहीं हो जाए सर। सर पॉइंट मेरा आपसे ये है कि इफ आई एम अ सर्विस सप्लायर, इफ आई एम अ सर्विसेज पे क्या लगने वाला है, सर्विस टैक्स, वेट नहीं लगेगा। तो मैंने परचेज पे सर्विस टैक्स पे किया, परचेज पे एक्साइज पे किया, क्रेडिट विल बी अलाउड, पर वेट का क्रेडिट नहीं मिलेगा। ओके, थोड़ा दुख बढ़ाऊं बेटा मैं जीवन का, देखना ध्यान से, वो दुख मेरा ही है सर। सर जब तक जीएसटी नहीं आया तब तक सर मैंने लोगों को हर साल पढ़ाता था 10 का क्रेडिट क्यों मिला, 10 का क्रेडिट क्यों मिला, खुद को ही नहीं मिल रहा था सर, देखना ध्यान से सर देखना ध्यान से। अब सर गवर्नमेंट ने क्या बोला, मंगल तूने लैपटॉप परचेज किया, कैमरा परचेज किया, लाइट परचेज किया, एसी परचेज किया, सिस्टम परचेज किया, इनके परचेज पे अगर एक्साइज पे किया, क्या पे किया बेटा, क्रेडिट मिलेगा, क्रेडिट मिलेगा। मैं भी बड़ा खुश हुआ, वो क्रेडिट मिलेगा मेरे को। मेरे को 2 एसी खरीदने सर अपने ऑफिस के लिए, एक कैमरा परचेज करना है, 2 लैपटॉप परचेज करना है, एक आईपैड परचेज करना है सर। अब मेरा पॉइंट आपसे ये है कि मेरे को अगर एक कैमरा परचेज करना है सोनी का, तो मैं कहां से खरीदूंगा, क्या इसके मैन्युफैक्चरर के पास पहुंच जाऊंगा मैं, क्या इसके मैन्युफैक्चरर के पास पहुंच जाऊंगा, क्या 2 एसी खरीदना है, क्या मैं डायरेक्ट एसी के मैन्युफैक्चरर के पास पहुंच जाऊंगा, नेवर। मैं कहां जाऊंगा, आसपास के शोरूम के पास जाऊंगा सर मैं। अब मैं आसपास के शोरूम वाले के पास गया, बार्गेनिंग कर लिया, फाइनल हो गया प्राइस, उसने बिल बनाया, दिल थाम के बताना मुझे अब उस बिल पे क्या लगा, वेट। सर वो बिल पे एक्साइज ड्यूटी चार्ज नहीं कर सकता है क्योंकि ही इज अ ट्रेडर। हाँ ऑल दो उस गुड्स पे एक्साइज लगा हुआ है कहीं ना कहीं सर, अरे गुड्स कहीं ना कहीं तो बना हुआ है ना यार, गुड्स बना मतलब एक्साइज तो लगा होगा सर उस पे, बट दैट ट्रेडर कैन नॉट चार्ज द एक्साइज ऑन द इनवॉइस। आवाज नहीं आ रही यार सर, वो बिल पे एक्साइज नहीं लगा सकता है, वो ट्रेडर क्या करेगा, वो शोरूम वाला क्या करेगा, बिल पे वेट लगा के देगा। मैंने 2 एसी खरीदा, एक लैपटॉप परचेज किया, एक आईपैड परचेज किया, कैमरा परचेज किया, माइक सिस्टम परचेज किया, प्रोजेक्टर परचेज किया, जितने सिस्टम आप यहां देख रहे हो सब परचेज किए, उन परचेज पे मैंने वेट पे किया। मैं यूज कर रहा हूं किसके लिए, सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए सर। मेरी सर्विसेज भी क्या लगने वाला है सर, सर्विस टैक्स।
गवर्नमेंट ने एक्साइज का क्रेडिट देने के लिए मना नहीं किया, क्रेडिट इज अलाउड। मैं क्रेडिट लेने गया, बिल पे देखा, बिल पे क्या था बच्चों? वैट। क्या वैट का क्रेडिट मेरे को मिलता है? आवाज नहीं आ रही सबकी ढंग से। क्या वैट का क्रेडिट मेरे को मिलता है? बिल पे क्या चाहिए? एक्साइज, उसका क्रेडिट मिलता है। पर बिल पे वेट है क्या? बिल पे एक्साइज है क्या? बिल पे क्या है? चाहिए क्या? मतलब जो चाहिए वो है नहीं, जो है वो चाहिए नहीं। दैट्स व्हाट द लाइफ वाज सर। डोंट लिंक इट विद द लाइफ, ओके? अरे यस या नो सर? इसीलिए आप सोचिए सर, फॉर अ सर्विस सप्लायर ऑल्दो क्रेडिट ऑफ एक्साइज वाज अलाउड, बट प्रैक्टिकली बात करें, मैं प्रैक्टिकली मेरी खुद की बात कर रहा हूं, मैंने आज तक एक्साइज से क्रेडिट नहीं लिया सर। 2010 से पढ़ाना शुरू किया सर, सर्विस टैक्स पे किया 2017 तक, 1 रुपए का मैंने एक्साइज क्रेडिट आज तक नहीं लिया सर। 10 का क्रेडिट क्यों मिला, 10 का क्रेडिट क्यों मिला, आज तक नहीं मिला सर। है ना? यू गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर? दैट वाज द लकूना इन द प्रीवियस लॉज। इसलिए देयर वाज अ नीड ऑफ अ सिस्टम, देयर वाज अ नीड ऑफ अ सिस्टम जो इन सब इल इफेक्ट को इरेडिकेट कर पाए। अच्छा, मैन्युफैक्चरर भी कोई ज्यादा खुश नहीं थे। हम क्या सोचते हैं, मैन्युफैक्चरर को तो एक्साइज का क्रेडिट भी मिलता है, सर्विस टैक्स का क्रेडिट भी मिलता है, वेट का भी मिलता है, क्या मैन्युफैक्चरर को अपनी फैक्ट्री के लिए 2 एसी खरीदने हैं, क्या वो मैन्युफैक्चरर के पास जाएगा क्या? वो भी तो आसपास से शोरूम पे ही जाएगा यार। ऑल तो उसको एक्साइज का क्रेडिट मिलता है, पर अगेन एक्साइज का बिल नहीं मिल पा रहा था उसको, क्योंकि ही विल बाय द गुड्स डायरेक्टली फ्रॉम दी ट्रेडर्स ना। हाँ, जो उसके रेगुलरली परचेज में, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में काम आते हैं, बल्क में परचेज करता है गुड्स रेगुलरली, वो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से खरीद लेगा वो यार। पर उसको भी अपने ऑफिस के लिए, अपनी फैक्ट्री के लिए कुछ छोटे मोटे गुड्स चाहिए, वो थोड़े डायरेक्ट खरीदने जाएगा मैन्युफैक्चरर के पास यार। हाँ है ना? सो देयर वाज अ नीड ऑफ अ सिस्टम। भले मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो, ट्रेडिंग इंडस्ट्री को तो सर्विस टैक्स एक्साइज का क्रेडिट मिलता ही नहीं था बेटा। हाँ है ना भाई? सर सर्विस सप्लायर इंडस्ट्री को वेट का क्रेडिट मिलता नहीं था, एक्साइज से बिल मिलता नहीं था सर उनको। बहुत रेयर एक्सेप्शन, अलग चीज है सर। आप मोटा मोटी बात समझ रहे हो आप? क्लियर? दैट वाज सो, इसलिए दैट वाज द रीजन देयर वाज अ नीड ऑफ अ सिस्टम कि क्रेडिट फ्लो बहुत ही स्मूथ हो पाए। हाँ है ना भाई? इसलिए देयर वाज अ नीड ऑफ अ सिस्टम जो इन सब इल इफेक्ट को इरेडिकेट कर पाए और एक ऐसा स्ट्रक्चर दे दे कि परचेज पे टैक्स पे किया तो क्रेडिट मिलने ही वाला है। हाँ है ना मालिक? सर इसलिए देयर वाज अ नीड ऑफ अ सिस्टम। इसलिए गवर्नमेंट ने सोचा क्या, क्यों ना इन सब टैक्सेस को मर्ज करके सिंगल टैक्स कर दे। सर क्यों ना इन सब टैक्सेस को मर्ज करके वन टैक्स कर दे, वन नेशन वन टैक्स कर दे, सो दैट हम परचेज पे एक ही टैक्स पे करे, सेल पे एक ही टैक्स पे करे। भले मैन्युफैक्चरर सेल करे, भले सर्विस सप्लायर सप्लाई करे, या भले ही ट्रेडर सप्लाई करे, एक ही टैक्स लगेगा सेल पर, एक ही टैक्स पे किया को परचेज पे, तो क्रेडिट फ्लो बहुत ही सुंदर हो जाएगा, बहुत ही शानदार हो जाएगा। इसलिए गवर्नमेंट केम आउट विद द सॉल्यूशन ऑफ जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। आपने परचेज पर टैक्स पे किया होगा कौन सा? जीएसटी। भले किससे खरीदो आप, मैन्युफैक्चरर से, सर्विस सप्लायर से, ट्रेडर से, क्या पे किया होगा? जीएसटी। सेल पे क्या लगेगा? जीएसटी। भले आप मैन्युफैक्चरर हो, ट्रेडर हो या सर्विस सप्लायर हो, क्या लगेगा मालिक? जीएसटी। परचेज पे जीएसटी, सेल पे जीएसटी, अल्टीमेटली क्रेडिट फ्लो पूरा हो जाएगा। इसलिए देयर वाज अ नीड ऑफ अ सिस्टम। इसलिए गवर्नमेंट लेके आई क्या? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, वन नेशन वन टैक्स। है ना मालिक? इसलिए गवर्नमेंट केम आउट विद द सॉल्यूशन ऑफ जीएसटी। पर जीएसटी लाना और उसको इंट्रोड्यूस करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेस मर्ज नहीं करने थे मालिक, स्टेट गवर्नमेंट के टैक्सेस भी इसमें मर्ज करने थे। और हर स्टेट ने अपने अपने हिसाब से, अपने अपने कल्चर के हिसाब से, अपने अपने एनवायरमेंट के हिसाब से, अपने अपने माहौल के हिसाब से उन्होंने टैक्स लगाया हुआ था सर, और उनको सबको मर्ज करके सिंगल टैक्स। हाँ है ना? विच वॉज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। क्योंकि यहां पर, और एक बात और बताऊं, चलो मैं आपसे शेयर करता हूं, फिर ब्रेक देता हूं मैं आपको लास्ट। जीएसटी कब आया मालिक? दिसंबर 2010, दिसंबर 2010
2010 पॉइंट ऑफ टैक्सेशन रूल्स 2011, यस हाँ, दिसंबर 2010 पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था सर, पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था। आईसीएआई को, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया को एक लेटर आया पार्लियामेंट से कि हम देश के अंदर जीएसटी इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, ये हमारा ड्राफ्ट लो है। कांग्रेस गवर्नमेंट थी सर उस टाइम, मालिक कॉपी करके पेस्ट, क्योंकि प्रेशर था बहुत बड़ा ग्लोबल कि देश के अंदर टैक्सेशन नहीं है, टैक्स टेररिज्म है, इसलिए जीएसटी लेके आओ ऑन ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। पर सर कोई तैयारी नहीं थी सर, कोई तैयारी नहीं थी। पप्पू समझ नहीं पाया जीएसटी का मतलब क्या होता है। अब मालिक रियलिटीज को समझना भाई, बात कोई पॉलिटिकल नहीं है सर, रियलिटीज क्या समझने की कोशिश करना आप लोग। सर कोई इन डेप्थ इसकी स्टडी नहीं हुआ, सिंगापुर वगैरह से कॉपी करके पेस्ट डायरेक्ट एक्ट बना दिया गया हिंदुस्तान के अंदर और बोल दिया गया आईसीआई को कि आप अपना डेलीगेशन भेजिए टू रिप्रेजेंट कि एक्ट कैसा है एंड हाउ इट विल बी इंप्लीमेंटेड, हाउ इट विल बी इंप्लीमेंटेड। एंड सर गवर्नमेंट ने क्या किया सर, आईसीआई का डेलीगेशन बुलाया साहब और इनफॉर्मली इंटीमेट कर दिया उस टाइम पे कि तुम रिप्रेजेंट कुछ भी कर लेना, जीएसटी तो आएगा। पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से जीएसटी तो आएगा, तुम कुछ भी कर लेना साहब। आईसीआई सेंट्रल काउंसिल मेंबर्स वगैरह कुछ डेलीगेशन हेड करते हुए पार्लियामेंट गए और पता है देश का पूरा इनडायरेक्ट टैक्स का टैक्सेशन सिस्टम चेंज हो रहा। 25 मिनट का वक्त दिया आईसीआई को, पूरा सिस्टम समझा देंगे कि क्या सही है क्या गलत है सर, विच वॉज एन इंसल्ट ऑफ द आईसीआई। और बोल दिया इनफॉर्मली क्या, रिप्रेजेंट कुछ भी कर लो, जीएसटी तो आएगा। आईसीआई ने 5 मिनट रिप्रेजेंट किया बेटा, कितना, वो जब तक सरकार में था तब तक जीएसटी नहीं आया है सर। उन्होंने बोला ठीक है, वी आर एग्रीड कि देयर शुड बी वन नेशन वन टैक्स, ग्लोबल स्टैंडर्ड पे टैक्सेशन होना चाहिए, टैक्स टेररिज्म नहीं होना चाहिए। बट कॉपी करके पेस्ट, जिन कंट्री से आप कॉपी करके पेस्ट कर रहे हो मालिक, उससे बड़े तो हमारे स्टेट्स हैं। एक्साइज सर्विस टैक्स उसका कोई तकलीफ नहीं है, वो तो अभी भी एक ही है, सैंडविच क्रेडिट के थ्रू, चल नाम अलग अलग है सर। तकलीफ किसका था सर, वेट लॉस का। हर स्टेट ने अपने अपने हिसाब से अपने वेट लॉ ड्राफ्ट किए हुए हैं। यहां स्टेट चेंज करो लोगों की लैंग्वेज चेंज हो जाती है, या स्टेट चेंज करो लोगों का खाना चेंज हो जाता है, लोगों के कपड़े चेंज हो जाते हैं, लोगों के भगवान चेंज हो जाते हैं सर। एंड यू वांट टू ब्रिंग द एंटायर इंडिया एट अ सिंगल प्लेटफॉर्म विदाउट द स्टडी ऑफ इंडिया, दैट कॉपी करके पेस्ट। मुंबई का नरीमन पॉइंट, कोलकाता का जवेरी बाजार, दोनों मेट्रो सिटीज, दोनों की प्रॉपर्टी रेट्स कंपेरेबल नहीं है। हाउ कैन यू ब्रिंग द एंटायर इंडिया एट अ सिंगल प्लेटफॉर्म। हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, भले वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, एवरी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वाज विद आईसीएआई और 5 मिनट में आईसीआई के साथ एग्री हो गया कि ये जीएसटी ना हो पाएगा। एंड सर जीवन में वो जीएसटी नहीं ले पाए और आईसीआई ने लास्ट में बोल दिया थैंक यू सो मच, आपने हमें 25 मिनट का वक्त दिया, हमने हमारा काम 5 मिनट कर दिखाया, देश के हमने 20 मिनट बचाया है। दैट्स व्हाट द सी ऑफ इंडिया, हाँ है ना। और सर जब तक वो सरकार में था जीएसटी हो ही नहीं पाया सर, क्योंकि उसके लिए बहुत वर्किंग चाहिए यार, बात कोई पॉलिटिकल नहीं है सर। बात समझ में आया आपको, ये आवाज नहीं आ रहा है बट यस सर, सिस्टम को मर्ज किया गया, सिस्टम को स्टडी किया गया एंड अल्टीमेटली एक बोल्ड डिसीजन लेके जीएसटी को इंप्लीमेंट कर दिया। कब से, 1 जुलाई 2017 से। अब जीएसटी कैसे आया सर, वन नेशन वन टैक्स, और बाद में बोला गया कि वन मार्केट, हाँ है ना भाई, ये धीरे धीरे समझ में आएगा। अभी ऐसा नहीं, मैंने वन मार्केट अब तक नहीं बोला है, क्योंकि आपको वन मार्केट कैसे हुआ नहीं बताया मैंने आपको अब तक, तो मैं हर एक चीज का लॉजिक बताऊंगा आपको। वन नेशन वन टैक्स भी अभी मेरे को समझाना बाकी पूरा अभी आपको, एंड देन वन मार्केट। और ऐसे इंट्रोड्यूस हुआ क्या जीएसटी विद द विजन की इट विल बी गुड एंड सिंपल टैक्स फॉर सिंप्लीफिकेशन ऑफ द बिजनेसेस एंड टैक्सेशन ऑन द बिजनेसेस, हाँ है ना भाई, जो हम पढ़ेंगे ब्रेक के बाद। और ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे हाउ जीएसटी केम इनटू इंडिया। मैंने थोड़ा सा एक हिंट दे दिया जीएसटी को, थोड़ा सा टच कर दिया जीएसटी को, एंड देन विल कंटिन्यू विद द जीएसटी। एंड सर आई होप आपको समझ में आया क्या 10 क्रेडिट क्यों मिला। और जो आपने पढ़ा ना सर, सैंडविच क्रेडिट वेट में काम नहीं आएगा, वेट क्रेडिट सैंडविच में काम, ये वेस्ट नहीं होने वाला है, वही तो सीजीएसटी और एसजीएसटी है भाई,
अरे हाँ है ना, जो हम पढ़ने वाले थोड़ी देर के बाद। तो सर आई होप यहां तक आपको क्लियर है बेटा, क्लियर, डन। अच्छा, ये जो क्लासरूम नोट्स में लिख रहा हूं सर, जो भी वीडियो क्लासेस में देख रहे हैं उनको गूगल ड्राइव पर मैं ये अपना क्लासरूम नोट्स का पूरा फाइल शेयर कर दूंगा ऑन डेली बेसिस आफ्टर द एंड ऑफ द लेक्चर बेटा। ओके, सो आप लोगों को क्लासरूम नोट्स यहाँ लिखने हो साथ साथ मेरे, तो बात अलग है, अदरवाइज मैं फाइल आपको शेयर कर दूंगा। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं ब्रेक के बाद, माहौल जबरदस्त शानदार। ओके, डन, थैंक यू।